टॉपिक कौन सा, इंट्रोडक्शन इसका, बेसिक मटेरियल ऑफ मेटलर्जी का ऑपरेशन। पहला टॉपिक मुझे बताइए कौन सा, बेसिक मटेरियल ऑफ मेटलर्जी का ऑपरेशन। ठीक है, बिस्मिल्लाह। आपने देखना है बेसिक मटेरियल ऑफ मेटलर्जी का ऑपरेशन से क्या मुराद है कि जी अम्मी जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बेसिक मेटलर्जिक ऑपरेशन हमने देखने हैं। बेसिक मेटलर्जिक ऑपरेशन क्या है, ये मेटलर्जिक ऑपरेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम किसी मेटल को लैदा करते हैं, वो प्रोसेस चूंकि चैप्टर केमिकल इंडस्ट्री का है, इसमें हम देखना है कि सनत में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ हमने देखनी है कि जिसमें हम मेटल्स को लैदा करते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम मेटल्स को लैदा करते हैं उसे मेटलर्जिक ऑपरेशन कहते हैं। यानी मेटल को अलहदा करना मिक्सचर में से, क्योंकि जब ज़मीन में से निकालते हैं तो बेसिकली वो मिनरल या ओर की शक्ल में होते हैं। अगर नॉन मेटल्स है तो वो मिनरल की शक्ल में होंगे, और अगर मेटल्स है तो वो ओर की शक्ल में। और कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल, कच दात जिसको उर्दू में कहते हैं, ऐसी दात जो मिक्सचर हो जिसमें खालिस कोई एक चीज़ ना हो, बहुत सारी दातें मिक्स करके लगाई गई हैं। ठीक है जी, तो इसी तरह उसमें से हमें निकालना पड़ेगा इसको। मिनरल्स के अंदर ही बात मेटल थोड़ी सी होती है, मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन इसको निकालना पड़ता है, उसमें से खालिस करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है। ठीक है जी, तो वो प्रोसेस जिसमें हम धात को प्योरीफाई करते हैं, खालिस करते हैं, निकाल लेते हैं बीच में से, उसके सारे स्टेप्स हमने इसमें पढ़ने। ठीक है जी, तो उससे मिनरल की डेफिनेशन दी हुई है, द सॉलिड नेचुरल मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट अलॉन्ग विद द नियर बाई इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी वो सॉलिड मटेरियल है जो जमीन के नीचे पाया जाता है, जमीन से निकलता है ज्यादा लफ्जों में, जिसके अंदर मेटल्स पाई जाती हैं दूसरी इम्प्योरिटी नॉन मेटल के साथ मिक्स होकर। ठीक है जी, नॉन मेटल के साथ मिक्स होके, या दूसरी इम्प्योरिटीज ना खालसियत जिसको हम कहते हैं, उससे मिक्स होके, यानी कोई भी और चीज़ जो है उसके अलावा उसको इम्प्योरिटी कहा जाएगा। यानी फर्स्ट में सोडियम की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ उसमें पोटाशियम मिक्स हुआ हुआ है वो इम्प्योरिटी कहलाएगा, ना खालसियत कहलाएगा, उसे हम मिनरल कहते हैं। इस तरह और अगर हम देखें तो और जो है दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट्स आर कॉल्ड ओर ऑफ द मेटल। यानी वो मिनरल, वो जमीन से निकलने वाली मादनियात जिनमें से धातुओं को डायरेक्ट निकाला जाता है मार्केट के लिहाज से, कमर्शियली मीन सनती लिहाज से, अपने इंडस्ट्री के लिहाज से, और कम खर्च पे। यानी अगर आपने फर्स्ट में मेटल है, आपने निकालने कॉपर निकालनी है, कॉपर का रेट है 500 रुपये 600 रुपये किलो या 800 रुपये केजी रेट है उसका। आप जो है वो निकालते हैं, कॉपर तो निकाल लेते हैं, लेकिन पड़ती है कुछ 1,500 रुपये किलो, तो फिर आपको निकालने की क्या जरूरत है, अब मार्केट से परचेज कर लें। इसका मतलब कम कीमत के ऊपर आपने उसको परचेज करना है, कम कीमत के ऊपर, लो कॉस्ट के ऊपर, उसे हम कहते हैं कि ये ओर है। मिसाल के तौर पे जो कॉपर की ओर है, कॉपर ग्लास Cu2S और कैल्कोपराइट, कॉपर फेरस सल्फेट। ठीक है जी, ये इनमें से आप कॉपर निकाल सकते हैं, पीतल जैसे चाल्कोपाइराइट भी हो सकता है। हाँ जी, उर्दू में देख लेते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, देख लेते हैं। अच्छा जी, तो इधर भी आपने देखना है जमीन की सतह के नीचे पाए जाने वाले कुदरती ठोस मटेरियल, जो मटेरियल के कंपाउंड और जमीन के इम्प्योरिटीज के मिलने से बनते हैं। यानी उससे मटेरियल जो भी आप लेना चाह रहे हैं उसका कंपाउंड होगा और इम्प्योरिटीज उसमें शामिल होगी, इसको मिनरल कहते हैं। और किसे कहेंगे, ऐसे मिनरल जिनको तिजारती पैमाने पर बासानी कम लागत से मेटल्स हासिल की जा सकती हैं, मेटल्स की ओर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे कॉपर की ओर, कॉपर ग्लास, चाल्कोपाइराइट वगैरह हैं। ठीक है जी, तो ये जमीन से निकल के उसको आपने लगा करना है। अब इसका अगली डेफिनेशन गैंग की है। द अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल, मिनरल के अंदर जो गिलाजत पाई जाती है, गिलाजत से क्या मुराद है, कोई और चीज पाई जाए, जैसे हम कॉपर निकालना चाहते हैं बीच में सिल्वर आ जाए, बीच में पोटाशियम आ जाए, तो वो इम्प्योरिटीज जो उसके साथ पाई जाती हैं उसको गैंग कहते हैं। ठीक है जी, तो गैंग का लफ्ज़ हम कहाँ यूज करेंगे, जो नाखालसियत है, यानी आप जिस चीज को निकालना चाह रहे हैं वो नहीं आ रही, उसकी जगह कोई और चीज आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैंग कह देंगे, गैंग कह देंगे उसको। ठीक है जी, वो इम्प्योरिटीज जो मिनरल में आ रही हैं, ठीक है जी, उससे जुड़ी हुई हैं, उसको हम गैंग कह देंगे। इसके बाद है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन ए लार्ज स्केल। किसी भी धात को खालिस मिकदार में, खालिस हालत में
बहुत बड़े पैमाने पर निकाला जाए फ्रॉम इट्स और बाय फिजिकल और केमिकल मीन, दो तरीकों से निकालेंगे, एक फिजिकल है केमिकल है, दोनों में फर्क है। अगर आप कोई प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक उसमें नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं कि ये फिजिकल प्रोसेस है। जैसे आप मकनातीस रख के, आपने देखा होगा ये कचरे के ढेर पे बच्चे जो हैं वो उसमें से लोहे के टुकड़े निकाल रहे होते हैं, मकनातीस से पकड़ा होता है, कचरे में ऐसे घुमाते हैं, साथ लोहे के टुकड़े जुड़ जाते हैं, उसे वो शाम तक इकट्ठा करते हैं, 10-12 किलो लोहा उनके पास हो जाएगा। वो लोहा जो है वो बेचेंगे जाके 30 रुपये 35 रुपये, तो 500-700 रुपये कमा लेंगे वो। तो ये क्या है, अब वो तो बेसिकली एक देसी तरीका होता है, लेकिन वो मेटलर्जी कर रहे हैं, धात को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वो धात जाएगी कबाड़िए के पास, कबाड़ियों से भेजेगा बड़ी फैक्ट्री के पास या बड़े कबाड़िए के पास, वो भेजेगा लोहे की फैक्ट्री में, लोहे की फैक्ट्री वाले उसको पिघला के दोबारा लोहा बना लेंगे और अपनी चीज़ें बना लेंगे। तो बेसिकली वो जो कचरा उठा रहा है आदमी, उसे पता तो नहीं, लेकिन वो मेटलर्जी का प्रोसेस कर रहा है, फिजिकल प्रोसेस है, उसमें केमिकल रिएक्शन कोई नहीं, मकनातीस लगा दिया है, वो लोहा खींचता जाएगा उसमें से, ठीक है जी। तो ये मेटलर्जी का प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को निकालना है प्योर स्टेट, खालिस है नहीं केमिकल, ये उसमें आप रिएक्ट करवाते हैं ना मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेसिक के साथ रिएक्ट करवाते हैं, उसमें से वो दूसरी चीज़ें निकलती जाती हैं रिएक्ट कर करके और वो बचता जाता है। या फिर आप करते हैं 9th में आपने शायद पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, प्योरिफिकेशन करते हैं इलेक्ट्रोड्स की मदद से, इलेक्ट्रोड्स की मदद से प्योरिफिकेशन करते हैं उसकी, कि वो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक तरफ ना खालिस कॉपर लगा होता है, एक तरफ खालिस कॉपर लगा होता है, उनकी मदद से जो अब वो हम क्या करते हैं, हाँ जी, इम्प्योर से प्योर बनाते हैं, वो भी होता है, वो भी केमिकल है। अच्छा जी, अब मेटलर्जी के अंदर प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट फ्रॉम इट्स ओर आर, कौन कौन से जो है वो प्रोसेस है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर को गड़ा करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को रिफाइन करना, साफ करना। यानी पहले में आपने करना है कि मेटल की मिकदार बढ़ानी है, जिस धातु को आप निकाल रहे हैं उसकी मिकदार जो है वो आपने ज्यादा करनी है, पहले तो ये प्रोसेस होगा। दूसरा जो हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, मेटल को गाढ़ा किया जाएगा। और तीसरा जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल को रिफाइन किया जाएगा, मेटल को प्योरीफाई किया जाएगा, खालिस किया जाएगा एंड पे, ठीक है जी। तो दोनों भी देखते हैं। गैंग मिनरल्स में मौजूद जमीनी और दूसरी मोटी, जमीनी का मतलब है मट्टी मुट्टी मिल गई है उसके अंदर, और दूसरी का मतलब है कोई और केमिकल्स मिले हुए हैं, जो आप चीज़ चाहते हैं खालिस वो नहीं। जैसे सोना निकालते हैं, लोग सोना निकालते हैं तो वो खालिस सोना नहीं होता, उसमें कॉपर होता है, उसमें और बेशुमार चीज़ें होती हैं, उसको बाद में गर्म करके एक्वा रीजिया, आपने शायद सुना हो, तेजाब होता है मिक्सर नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसमें उसको गर्म करते हैं, इम्प्योरिटीज काली होकर नीचे बैठ जाती हैं और सोना ऊपर आ जाता है, उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज और सोल्यूशन में रहती है, सोना नीचे बैठ जाता है, सोना नीचे बैठ जाता है, तो सोने को लगा कर लेते हैं। इस तरह खालिस किया जाता है। कभी आप सुनार की दुकान के करीब से जाएं, वो बड़ी तेज किस्म की, अगर वो गर्म कर रहा हो सोने को तो बड़ी तेज किस्म की बदबू आती है उसमें से, तेज किस्म की, तुर्श किस्म की, चुभने वाली नाक में। वो बेसिकली क्या होती है, तेजाब में सोने को उसने गर्म किया होता है और उसकी जो स्मेल होती है वो फैली होती है हर तरफ, ठीक है जी। मेटलर्जी के बड़े पैमाने पर तबई या कीमियाई प्रोसेसेस की मदद से और से मेटल को हासिल करने, खालिस हालत में हासिल करने का प्रोसेस मेटलर्जी कराता है। बड़े पैमाने पर तबई या कीमियाई प्रोसेस की मदद से, तबई या कीमियाई प्रोसेस यानी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के तहत और से मेटल को खालिस हालत में हासिल करना है। और लेनी है आपने, और का मतलब क्या, धातों का मिक्सचर, उसमें से खालिस जो आपने धात निकालनी उसको मेटलर्जी कहते हैं। ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। इस चैप्टर में डेफिनेशनें बहुत आती हैं, बहुत डेफिनेशन, जिस तरह से ये भी गैंग की आ गई है, और की आ गई है, मिनरल्स की आ गई, इसमें डेफिनेशनें ज़्यादा निकलनी है, या एक दो लॉन्ग क्वेश्चन प्रोसेस वाइज आए तो देखेंगे, लेकिन ज़्यादा डेफिनेशन निकलनी है मेटलर्जी के अंदर, बहुत डेफिनेशन है। तो प्रोसेस के लिए वो कह रहे हैं ये 3 अमल हम करेंगे। एक और की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है मिकदार को बढ़ाना, मिकदार को बढ़ाना, ठीक है जी। दूसरा ये उसकी एक्सट्रैक्शन, उसमें से धात को निकालना, लेकिन धात सारी की सारी खालिस नहीं निकलती, साथ दूसरी चीजें भी निकल आती हैं। तो तीसरा प्रोसेस उसका होता है मेटल की रिफाइनिंग, उसको रिफाइन करना, रिफाइन का मतलब खालिस करना, उसमें दूसरी चीजें निकालना। जैसे पेट्रोलियम जमीन से निकालते हैं, वो मड की तरह, गारे की तरह होता है, उसमें वो प्रोसेस करते जाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे शायद अपने पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, 2 तरह की होती है, या क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होती है। तो ये सारा प्रोसेस करके वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हासिल करते हैं, उसमें से कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल अलग करते हैं,
पेट्रोल जिसको हम कहते हैं अलहदा करते हैं, डीजल को अलहदा करते हैं, ठीक है जी, लाइट इंजन ऑयल और अलहदा करते हैं, और बेशुमार चीज़ें वो निकालते हैं। एंड में जो निकलती है वैसलीन निकलती है उसके अंदर से, ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे एंड पे रह जाता है उसके ये जो सड़कों पे डालते हैं टार, कार्बन ब्लैक जिसको कहते हैं, लुक जिसे पंजाबी में कहते हैं, सड़कों पे डाल देते हैं पक्का करने के लिए, छतों पे लोग पानी से बचने के लिए डालते हैं, वो निकलती है एंड पे जाकर। तो ये सारी पेट्रोलियम में से निकलती है। इतना कुछ निकालने के बाद एंड में जो बचता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे गन्ने से जब बनाते हैं वो चीनी, तो सारा कुछ कर करा के एंड में वो जो गाढ़ा सा रह जाता है उसको राब कहते हैं, शीरा जिसको कहते हैं, ठीक है जी, मोलेसिस, वो भेज देते हैं इनको भैंसों वालों को, और भैंस वाले जो अपने चारे के ऊपर थोड़ा सा फेंकते हैं और वो जानवर खाते हैं तो उसके दूध की पैदावार बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें मीठा होता है काफ़ी सारा, शुगर होती है काफ़ी सारी। तो पहला प्रोसेस हमने पढ़ना कंसंट्रेशन ऑफ और की कंसंट्रेशन, ठीक है जी। ऐसे नहीं करते, अब तो पता नहीं ऐसे ही करते ना, टैंकी सफेद रखा होता शीरा पाया उन्हें, नहीं पता होगा उसको, ये नहीं हो सकता। मैं नेस्ले में 4 महीने काम किया, मुझे पता है, तो जिसने रखे उसे पता ना। कंसंट्रेशन ऑफ और की जो कंसंट्रेशन हमें देखनी है, और की कंसंट्रेशन जो है उसका मतलब ये है कि आपने उसकी मिकदार बढ़ानी है उस मेटल की जिसको आप निकालना चाहते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैस फ्रॉम और इज केमिकली टेक्निकली टर्म्ड एज कंसंट्रेशन एंड प्योरिफाइड और इज कॉल्ड कंसंट्रेट। तो कहते हैं जो अमल है कि हमने उसमें से नाखालिस चीजें बाहर निकाल देनी। गैंग हमने क्या कहा था, इम्प्योरिटीज, नाखालसियत, ठीक है जी, उसको निकाल। तो कहते हैं जो प्रोसेस है गैंग को निकालने का और से, इसको कंसंट्रेशन का अमल कहते हैं। कंसंट्रेशन का अमल क्या है, जब हम गलाजत निकाल देंगे, फर्स्ट ग्रेड मेटल है उसमें 80% गलाजत है, 80% निकाल देंगे तो धात खालस हो जाएगी ना काफी हद तक। तो अब वो जो धात बनेगी, जो मेटल बाद में बचेगी, उसे कंसंट्रेट कहते हैं। कंसंट्रेट का मतलब है गाढ़ी, खालिस भी कह सकते हैं, गाढ़ी भी कह सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ क्रस्ट और इज कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड। अब कैसे उसको करते हैं, वो कहते हैं तरीका हमने दिया हुआ है। पहले ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन सबसे आसान है और ये सदियों से हमारे देसी मई बाबे करते हैं, लेकिन कभी किसी ने गौर नहीं किया। ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है, वजन की बुनियाद पर लगा करना। वो जो घरों में वो छाछ रखे होते थे माइयों ने, पहले दादियों ने, नानियों ने, वो क्या करते थे, गन्नों के दाने को ऐसे ऐसे हिलाते थे, वो छिल के ऊपर आ जाते थे और गन्नों के दाने नीचे रह जाते थे। या चावल थे या चने थे, कोई भी चीज़ थी, ऐसे हिला के ऐसे ऐसे करके ऐसे 2 बार छटा देते थे उसको, उस वजनी चीज़ नीचे बैठ जाती थी, छिल के ऊपर आ जाते थे। हवा के साथ भी, हवा के सामने पंखा चला के हवा के सामने, या फूंक मार दी, पहले फूंक मारते थे फिर पंखा आ गया। अभी भी करते होंगे, देहातों में करते होंगे, होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। वो गंदम करते हैं ना जी, गंदम को छाछ कहते हैं उसको, चावलों में अलग कर देते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। उस दादी अम्मा को तो नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, उसे को कहे दादी तू तो ग्रेविटी सेपरेशन कर रही, उन्हें जूता उतारना, पता कौन सी गालियाँ निकाली जा रहा है मुझे। तो ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब ये है कि वजन की बुनियाद पर लदा करना। आपने उसको हिलाया है, जिसमें हुआ ये कि जो वजनी चीज़ है वो नीचे बैठ गई है और जो हल्की चीज़ है वो ऊपर आ गई है। ये साइंस का बुनियादी प्रिंसिपल है चीज़ों को लदा करने का। जब आप चीज़ों को सेपरेट करते हैं तो पहला प्रोसेस आता ही ग्रेविटी सेपरेशन है कि वजन की बुनियाद पर लदा कर देना। तो अब हमें देखना है धात है, बीच में मट्टी मिक्स हुई हुई है, हमें धात को लदा करना है। तो क्या करें, उसको पीस के हिलाएं, ऊपर से फेंके नीचे और हवा चलाएं। जो धात होगी वो भारी होगी, वो नीचे गिर जाएगी, और जो मिट्टी होगी वो हल्की होकर आगे गिर जाएगी। तो इस तरह आपने पहला प्रोसेस ये किया कि उसके अंदर से आपने इम्प्योरिटीज या गैंग पार्टिकल्स को निकाल दिया। ये ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द मेटेलिक ओर एंड द गैंग पार्टिकल। द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस, इस अमल में, द पाउडर्ड हैवी मेटल बीरिंग और सेटल डाउन ऑन एजिटेशन इन स्टीम ऑफ वाटर। अच्छा, ये आप उसको हवा में भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं। पानी में क्या होगा, आप अच्छी तरह हिलाएंगे, मेटल जो कि वजनी होगी वो नीचे बैठेगी और जब मिट्टी और बाकी चीजें ऊपर आ जाएंगी। उस पानी को आप निकाल लें ऊपर से, मिट्टी नीचे रह जाएगी आपके पास। हैवी नहीं, हैवी नीचे बैठ जाएगी। हाँ जी, ऊपर नहीं, नीचे मेटल होती है ना, मेटल तो हैवी होती है, वो नीचे आ जाती है, ऊपर तो मिट्टी वगैरह बाकी चीजें होंगी। तो आपने हिलने से बंद नहीं ना होने देना, आपने हिलते हिलते उसको फिल्टर कर ले रहा, नीचे वाला नीचे रह जाएगा, ऊपर वाला ऊपर रह जाएगा। ठीक हो गया, जाहिर बात है, कोई ना कोई तरीका करना ही पड़ेगा। हाँ जी, वो भी इसी वजह से रहे।
नहीं, वो सोना तो वहाँ पे होना चाहिए ना, जाहिर बात है। सोना तो कहीं कोई पहाड़ होगा, कोई मटीरियल होगा, वहाँ से बह के आता होगा, ठीक है। लेकिन हर जगह नहीं होता। उस अगर आप कहें कि यहाँ से दरिया गुजरा, यहाँ सोना निकलना ही निकलना, ये नहीं होता। जिस जगह सोने का कोई पहाड़ या ऐसी जगह जहाँ सोना मौजूद हो, उससे करीब दरिया बह रहा हो या उसमें से दरिया बह रहा हो, तो उस पानी में होता सोना। वैसे वो हर जगह नहीं होता, वो कुछ जगहों पे होता है। जैसे पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान में थोड़ा सोना, रेकोडेक का जो पहाड़ है, बल्कि पूरा इलाका है, वो 25-30 किलोमीटर का सोना बहुत सारा है वहाँ पे। बल्कि वो 10-15 साल अमेरिकन कंपनी, जर्मनी कंपनी निकालती थी वहाँ से। जो केस बना था, ये चीफ जस्टिस जो था खार चौधरी, उसके बेटे पे, वो इसी चीज़ का केस बना हुआ था कि वो उसको ठेकेदार था, वो उसका बेटा, और वो दरअसल बाय वाली कंपनी वहाँ से निकाल के वो 1% हमें देती थी, 99% लेके भाग गई। ये केस इमरान खान ने जीता है। $6 अरब का उन्होंने क्लेम किया था पाकिस्तान पे कि आपने हमें सोना निकालने से रोका है, तो $6 अरब जुर्माना दे। $6 अरब बहुत होता है। पाकिस्तान ने $6 अरब के लिए IMF की मिन्नतें की थी, और IMF से $6 अरब किस्तों में आने थे। $3 अरब खर्च तक आए थे जब इन्होंने रुक गए हैं। तो $6 अरब इतना होता है कि हमें बैरून मुल्क से मुआवजे करने पड़ते कर्जों के लिए। तो इतने उन्होंने दिया था, वो क्या कहते हैं, क्लेम डाला था उसके ऊपर। लेकिन इस गवर्नमेंट ने केस जीता है, फिर जाके इंटरनेशनल कोर्ट में से जाके, और $6 अरब छुड़वाया पाकिस्तान का कि हमने नहीं फेंका, ठीक है। वो जब गलत तरीके से उन्होंने ठेके किए होते, पैसे कमाते थे बीच में से। अच्छा, छोड़ते इस बहस को। ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज इन मेटालिक ओर एंड गैंग पार्टिकल इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में द पाउडर्ड हैवी मेटल बीइंग वन सेटल डाउन ऑन एजिटेशन स्टीम वाटर, यानी कहते पहले हिलाया जाता है, पानी के अंदर एजिटेशन की जाती है और फिर वो नीचे बैठ जाता है। वाइल द लाइटर गैंग पार्टिकल, हल्के जो पार्टिकल होते हैं, और कैरिड अवे बाय वाटर, पानी के साथ आगे चले जाते हैं। यानी पानी आता जाएगा, बीच में से गुजरता जाएगा, गैंग को ले जाके आगे गिरता जाएगा, और वो खालिस मेटल नीचे बैठती जाएगी, ठीक है जी। ये उसने देखिए सेपरेशन का तरीका बताया हुआ है कि ये एक बर्तन लिया हुआ है, उस बर्तन के अंदर उसने मिक्स ओर को पानी में डाला हुआ है, ठीक है जी। पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, पानी तेज से नीचे घूमेगा, ऐसे ऊपर से तेज से नीचे आएगा, पानी मिलाएगा उस ओर को, तो उसमें से जो गैंग है, जो गलाजत है, वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और यहाँ से वो गलाजत बाहर निकलती जाएगी, और मेटल जो है वो नीचे के नीचे बैठी रहेगी, ठीक है जी। तो मेटल हैवी होने की वजह से नीचे बैठ जाती है, और जो चीज़ें हल्की होती हैं वो बाहर निकल जाती है। उर्दू में पढ़ते हैं इसको। मेटालिक और गैंग पार्टिकल को डेंसिटीज की बुनियाद पर अलग करने का प्रोसेस ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। अंडरलाइन कर लेंगे डेफिनेशन है इसकी। ये डेफिनेशन बहुत आनी, इसमें बार बार को बता रहा हूँ। ग्रेविटी सेपरेशन है, फ्रॉथ फ्लोटेशन है, और इस टाइम मेटालिक और गैंग, ये हर दफा पेपर में आती है, 2-3 डेफिनेशन है चैप्टर में से लाजमी, ठीक है जी। इसलिए इसकी डेफिनेशनों को अच्छी तरह गौर करना है। ग्रेविटी सेपरेशन होगी, फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ वार होगी, गैंग हो गया, ये बहुत आएंगी डेफिनेशन। मेटालिक और गैंग पार्टिकल को डेंसिटी की बुनियाद पर अलहदा करने का प्रोसेस ग्रेविटी सेपरेशन कहलाता है। इस प्रोसेस में और वो मौजूद भारी मेटल्स का पाउडर नीचे बैठ जाता है, जबकि गैंग के हल्के पार्टिकल्स पानी के साथ बह जाते हैं। गैंग क्या करेगा, पानी के साथ बह जाएगा। जैसे आपके पास फल हो, उसको मिट्टी लगी हो, या आलू हो, उसको मिट्टी लगी हो, आलू को बर्तन में डाले, तेजी से पानी टूटी के नीचे खोल दें, पानी बहता जाएगा, आलू की मिट्टी पानी के साथ निकल के जाती जाएगी, आलू नीचे बैठे रहेंगे। तो ये ग्रेविटी सेपरेशन का तरीका सिंपल, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ कहते हैं झाग को, फ्रॉथ कहते हैं झाग को, ठीक है। जब आप बर्तन धोते हो झाग बनती है उससे, वो विम से, और साथ वो ले लें स्पंज, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं स्पंज को, क्या कहते हैं, स्कॉच ब्राइट, हाँ वो ले लें, तो उससे झाग बन जाती है, उसे कहते हैं फ्रॉथ। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में जो झाग बन जाती है उसको फ्रॉथ कहते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या है, वो झाग हल्की होती है। जैसे चाय में जो ऊपर आ जाता है छिलका, तो झागी होती है, किसी ऊपर आ जाती है। आप खाना पकाते हैं तो उसमें झाग सी बन के एक लेयर ऊपर सालन के ऊपर बन जाती है, लिक्विड सालन के ऊपर। तो झाग हमेशा जो है, फ्रॉथ जो है हमेशा ऊपर आती है और फिर वो तय बन जाती है। वो कहते हैं ये फ्रॉथ जो है ये तैरेगी, जाहिर बात है हल्की तो ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने वाली चीज़ क्या करती है, तैरती है पानी के अंदर, फ्लोट करती है। तो इसलिए से कहा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के झाग का उसके ऊपर तैरना, ऊपर उस झाग को ऊपर से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। जैसे लोग चाय पीते हैं ऊपर तय आ जाती है, बाज़ लोगों की आदत होती है उसको निकाल के बाहर रख देते हैं, ऊपर छिलका से बन जाता है ठंडा होने के बाद, उसको उठा के बाहर रखते हैं, फिर चाय पीते हैं, उसको नहीं पीते, आदत होती है अपनी खरीदारी। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन जो है ये बेसिकली वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है और पर गैंग पार्टिकल का। वेटिंग मीन गीला होने की खसूसियत है, ऑयल के साथ और वाटर के साथ, ठीक है। 2 चीजें हमें डालनी है, ऑयल और वाटर, ठीक है जी। 2 चीजें हमें डालनी है, एक नहीं 2 चीजें डालनी है।
एक हमने पानी डालना है, एक पानी डालना है, और दूसरा जो है वो हमने ऑयल डालना है। और हमारे पास उधर जो हमारे पास और है उसमें भी दो चीज़ें हैं, एक मेटल है, एक गैंग यानी इम्प्योरिटी है, दो चीज़ें हैं ना। स्टेप बाय स्टेप हम साफ करते जा रहे हैं। जो पानी में हल होने वाली थी उन्हें हमने ग्रेविटी सेपरेशन में निकाल दिया। अब जो मजीद रह गई हैं हमने क्या करना है, हमने उसे पानी और ऑयल के साथ मिक्स कर देना है। जो हमारी मेटल होगी वो ऑयल में चली जाएगी, और जो दूसरे डस्ट पार्टिकल वगैरह होंगे या दूसरी इम्प्योरिटीज होंगी वो किसमें चली जाएंगी, पानी में। और तेजी से हिलाना, जैसे हम बतानी को लाते हैं ऐसे, ताकि झाग बने। ठीक है जी, पानी और ऑयल को मिला के झाग बनानी है, स्टिर करना है उसको। और झाग में जो मेटल होगी वो चली जाएगी उसके अंदर, ऑयल के अंदर, और जो इम्प्योरिटी होगी ना खालिस चीज होगी वो चली जाएगी पानी के अंदर। तो उसको फिर आप झाग, जो पानी जो है वो झाग बनाएगा ऊपर ऑयल के साथ मिलके। ठीक है जी, तो झाग उतार लेंगे। हाँ जी, द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओर को गीला किया जाएगा एंड गैंग पार्टिकल और गैंग को विद ऑयल एंड वाटर, पानी के साथ। द और पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल, वो ऑयल के साथ चिमट जाएंगे, एंड द गैंग पार्टिकल बाय वाटर, गैंग वाटर से। द होल मिक्सचर इज एजिटेटेड विद कंप्रेस्ड एयर। अब उसको अपने घुमाना है, घुमाते कैसे, एक तो स्टिर में दानी के साथ भी घुमाते हैं, एक होता है तेज हवा भेजें, बुलबुले बनाए तेज से उसके अंदर। ठीक है जी, बबल्स बनाए तेज से हवा फेंके, वो बबल बनाएगी उसके अंदर, वो भी घुमाएगी उस लिक्विड को, घुमा सकती है। तो बबल के साथ ये घुमाया गया कंप्रेस्ड एयर के साथ। हेंस ऑयल कोटेड और पार्टिकल बीइंग लाइटर कम टू द सरफेस। ऑयल जिसमें मेटल है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है जी, और बकिया जो वो किधर रह जाएगी, नीचे। यही प्रोसेस दूध में से झाग लैदा करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। झाग कह दिया हम, मक्खन लैदा करने, या जो दूध लेते हैं डब्बा लेते हैं जैसे नेस्ले का, और ये उसमें लिखा होता है, एक जगह लिखा होता है होल मिल्क, होल पीने वाला भी ठीक है, एक में लिखा होता है होल मिल्क, होल मिल्क, ठीक है जी, और एक में लिखा होता है स्किम मिल्क, स्किम मिल्क। आमतौर पे जो डब्बों में दिया जाता है ये कम फैट वाला दूध होता है, कम, यानी अगर आप भैंस का दूध देखा तो उसमें 6-7% फैट होती है। इन्होंने जो डब्बे में दूध डाला तो उसमें 8% फैट या समटाइम उससे भी कम होती है। कईयों में लिखा होता है स्किम मिल्क, बगैर मक्खन के मिल्क, यानी दूध जो है जिसमें मक्खन निकला होगा। तो वो क्या करते हैं, उस दूध को तेजी से उसमें हवा डालते हैं, तेजी से वो दूध ऐसे ऐसे घूमता है तेजी से। जब वो ऐसे ऐसे घूमेगा तो जो मक्खन होगा वो ऊपर आ जाएगा झाग बन के, उसको ऊपर से वो क्या कर लेते हैं, उतार लेते हैं। उस मक्खन से वो बनाते हैं बहुत सी चीज़ें। ये जी नेस्ले क्रीम, ये नेस्ले जो है वो देसी घी, और ये और बेशुमार चीज़ें से बनती है। ठीक है जी, बटर, ये वो लेकर बेचेंगे। और वो दूध जिसको उसने जिसमें से मक्खन निकाला है उसकी ग़िज़ाइयत तो बहुत कम रह गई है, उसे स्किम मिल्क करके अमीरों के लिए महंगा करके बेचेंगे। ये जी स्किम मिल्क है, दूसरा 15 रुपये पहिया, ये 25-40 रुपये पहिया है, ये 60 रुपये पाव है जी। क्यों जी, इस पर प्रोसेस किया कंपनी ने, मेहनत की है। हालांकि मुनाफा डबल ट्रिपल कर लिया उन्होंने, उधर से मक्खन भी निकाल के, घी भी निकाल के, सारा कुछ, और खाली सफ़ेद पानी बना के तो वो पकड़ा दिया। वो उसी एक ही चीज़ से बहुत कुछ निकाल लेते हैं ना, ठीक है ना। तो ये इस तरीक़ों से कहते हैं फ्रॉथ, जहाज बना के लगा करते हैं। ये हॉलैंड की है, जब तो सारी दुनिया में है। हॉलैंड का था ये मालिक, असल मर गया। वो 100-150 साल हो गए कंपनी में, कितना जीना उस बंदे ने। मालिक तो मर गया, पेप्सी को कोला के मालिक मर गए होंगे, उसके बच्चे बुच्चे रहते होंगे आगे, तीसरी-चौथी नस्ल आ गई होगी अब तो। अच्छा जी, तो द और पार्टिकल ये मैंने बता दिया, उर्दू में पढ़ते हैं इसको, सॉरी। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और गैंग के पार्टिकल्स की बिलतरतीब ऑयल और पानी से तर होने की सलाहियत की बिना पर किया जाता है। और पार्टिकल तरजीहन पाइन ऑयल से और गैंग पार्टिकल पानी से तर होते हैं। तर का मतलब मिक्स हो जाते हैं। ज्यादा प्रेशर से हवा गुजारने पर और के पार्टिकल हल्का होने की वजह से सतह पर झाग की शक्ल में आ जाते हैं और उन्हें निथार लिया जाता है, जबकि गैंग के पार्टिकल टैंक के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं। ठीक है जी, वो नीचे आ जाएंगे। गैंग गलाजत ऊपर से निकाल लेंगे, गलाजत नीचे रह जाएगी। इसके बाद है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये जो है वो आमतौर पर उन मेटल्स के लिए है जो मैग्नेटिक फील्ड को से अटैच होती हैं, जैसे आयरन है, लोहा है, उनके लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन बिल्कुल सिंपल है। ये वही जो मैंने कहा था, वो जो बायर, वो गरीब से लड़का जो अब जाता है, वो कचरे में ऐसे मकनातीस घुमाता है, और लकड़ी रखी होती है, मकनातीस बांधा होता है सर, ऐसे मकनातीस कचरे के अंदर ऐसे ऐसे घुमाते जाते हैं, वो लोहा इकट्ठा होता जाता है, कील शील जो भी चीज़ें उसके रोड उसको तार तार के वो छापर में डाली जाते हैं।
जब वो किलो हो जाता है 2-3-4 किलो होता है कबाड़ी को जाकर बेचा। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन कर रहे हैं, मकनातीस इस्तेमाल। वैसे वो मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, इलेक्ट्रो तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह सकते हैं क्योंकि ये मेटल चार्ज वाली है और वो मकनातीस है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक और फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैग्नेटिक सेपरेटर। या तो परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे या आप क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेकिन आप यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट रख सकते हैं, मतलब तो बच्चे ने मकनातीस से पकड़ा होता है, लेकिन फैक्ट्रियों में इतना बड़ा परमानेंट मैग्नेट लाना बहुत मुश्किल होता है। उसका आसान तरीका क्या है, आपने सॉलिनॉइड पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप हल्का सा करंट दें उसके अंदर, वो मैग्नेट बन जाता है। यहाँ बार भी पड़ा हुआ है, बार जो है मेटल की, उसको आप करंट उसमें से गुजारे तो वो भी क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो इसलिए फैक्ट्रियों में ये आसान है कि बजाय हम परमानेंट मैग्नेट रखें, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देते हैं। हम बिजली गुजारें वो मैग्नेट बन जाए और वो लगा कर ले मेटल्स को, और बाद में हम बिजली बंद कर दें वो लगा बंद हो जाए। तो पाउडर्ड और जो है, पाउडर मीन बारीक, इज ड्रॉप्ड ओवर लेदर बेल्ट, यानी चमड़े की बेल्ट, बेल्ट होती है जैसे घूमे, चेन पूरी की तरह घूमती है ऐसे, उस पर रख देते हैं। मूविंग ओवर 2 रोलर्स, वो 2 रोलर्स के ऊपर हरकत करती है। वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक, जिनमें से एक मैग्नेटिक है। द नॉन मैग्नेटिक और फॉल्स फर्स्ट, नॉन मैग्नेटिक और जो है वो पहले गिर जाती हैं। एंड द मैग्नेटिक ओर्स गेट अट्रैक्टेड एंड फॉल्स फर्दर अवे, यानी 2 ट्रालियां नीचे देखो रखी हुई हैं उसने, यहां से गिरी और क्रश्ड और पिसी हुई और यहां से बेल्ट से मूव करती हुई यहां जब आएगी, अब यहां से नीचे गिरना है, ठीक है जी। जो नॉन मैग्नेटिक है चूंकि उसे कोई खींच ही नहीं रहा, वो पहले गिर जाएगी। लेकिन अगली ट्राली में हमने लिखा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट, तो जो लोहे वाली होंगी वो जाके किधर गिरेंगी, अगली तरफ। गिरना दोनों ने ऐसे ही है, लेकिन यहाँ से दोनों ने क्या हो जाना है, अलग हो जाना है। इसको मकनातीस खींच रहा है वही तो हो जाएगा, जिसको नहीं खींच रहा वो सीधा नीचे। तो इस तरह मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। समझ आ गई कैसे? रोलर के ऊपर घूम रहे हैं, एक ट्रॉली वैसी है, एक में मैग्नेट रखा हुआ है, वो किसी भी पाउडर की तरह की और नहीं नीचे गिरना है। उसमें जो नॉन मैग्नेटिक होगा उसे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड खींचेगा ही नहीं, वो पहले गिर जाएगी अपनी जगह पे, लेकिन अगले को मैग्नेट खींच रहा है दूसरी वाली को, तो वो जाके मैग्नेट वाली टोकरी में गिरेगी। ठीक है, इस तरह मलादा करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन केबल में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या मैग्नेटिक सेपरेटर्स की मदद से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी से अलग किया जाता है। और के पाउडर्स को 2 रोलर्स पर हरकत करते हुए लेदर बेल्ट पर डाला जाता है, जिनमें से एक रोलर मैग्नेटिक होता है और का मैग्नेटिक हिस्सा बेल्ट से चिमट कर जरा आगे जाकर गिरता है, जबकि नॉन मैग्नेटिक हिस्सा बेल्ट के नीचे गिर जाता है। नॉन मैग्नेटिक यहाँ गिर जाता है, वो उधर आगे जाकर गिरता है मैग्नेट वाला। ठीक है, तो इस तरह आप आयरन वाली या वो चीजें जो मैग्नेटिक फील्ड से सेपरेट हो सकती हैं, देखिए ना, जो मिट्टी वगैरह है या बाकी चीजें, उनका तो मैग्नेटिक फील्ड से ताल्लुक ही कोई नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से। मेटल भी होता है पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है, तो मेटल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब कंसंट्रेटेड ओर में से मेटल को निकालना है। अब एक्सट्रैक्शन, अब आप पहले तो ओर को सफाई करते गए हैं ना, लेकिन अब उस ओर में से खालिस मेटल को हमने अलग करने के प्रोसेस की तरफ जाना है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, पहले हमने क्या किया है, गलाजत निकाल के उस धात के मिक्सचर को गाढ़ा कर लिया ताकि ज्यादा हो जाए। अब उस ज्यादा शुदा जो मिक्सचर आया है उसमें से हमने क्या करना है, मेटल को अलग करना है। ठीक है जी, तो मेटल को अलग करने का जो पहला प्रोसेस होगा, मेटल को पहले मेटल को नहीं अलग किया, पहले ओर को प्योरीफाई कर रहे थे, ज्यादा मिकदार में कर रहे थे। ठीक है जी, तो जो प्रोसेस है ओर को हाई टेम्परेचर पे हवा की ज्यादा मौजूदगी पे अलग करने का, मिसाल के तौर पर कॉपर पाइराइड जो है, इसको गर्म किया जाता है बहुत ज्यादा हवा की मौजूदगी में। इस अमल कहते हैं रोस्टिंग। रोस्ट आपने सुना होगा ओपन एयर में, एक होता है कुकिंग, एक होता है रोस्टिंग। फर्क पता है किसी को क्या होता है, कुक और रोस्ट में क्या फर्क होता है? कुकिंग में नहीं होती। चलो और कोई खाते ही हैं रोज, दूसरे तीसरे दिन खाते ही होंगे आप लोग कुछ ना कुछ। ये जी हमने रोज खाया, ये हमने कुक खाया, और दूसरा भी आग भी पकता है। नहीं, अगर वो कोयलों को भूनते हैं, अगर आप पे रख दें वो भी रोस्ट ही कहलाता है। कोयले वाला भी रोस्ट होता है, वो भी रोस्ट होता है।
और जो बच्चा जी किचन में देखिए, कितनी चीजें ऐसी जिंदगी में जो हम आम तौर पर करते हैं लेकिन उसको हम तक और ही नहीं करते, जैसे कुकिंग रोस्टिंग है, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल सही कहा बच्चे ने। कुकिंग और रोस्टिंग में क्या फर्क है? अगर आप बर्तन के अंदर रख के उसको पकाते हो उसे कुकिंग कहते हैं, ठीक है जी। और अगर आप उसे ओपन एयर में पकाते हैं, ओपन एयर में खुली खुली, तो उसे रोस्ट कहते हैं। ओपन एयर खोल दें उसको, यानी कि खाने को डायरेक्ट आग के ऊपर रख दें या हीट के ऊपर रख दें, बर्तन के बगैर। नहीं, छत पे जाके बनाने की बात नहीं है, मैंने कहा हांडी नहीं होनी चाहिए, तो सालन को हांडी के बगैर रख लेंगे आग के ऊपर, ऐसे वो तो गिर जाएगा नीचे सारा, ठीक है जी। मैं कह रहा हूँ वो चीज़ बर्तन के बगैर ओपन एयर में पकाना है। अगर हांडी में रख ले वो तो बर्तन आ गया ना बीच में। बर्तन के बगैर अगर ओपन एयर में आप हीट करेंगे, जैसे आपने एक मुर्ग पकड़ा और उसको आपने सलाख ऐसे गुजार के उसको आग के ऊपर रख के ऐसे उसको घुमाई जा रहे हैं, ऊपर से मसाला जो है वो लीमू और मिर्च डाल रहे हैं, ठीक है जी। मैंने जो 50 चूजे रखे थे मैंने ऐसी नीयत पर रखे थे। मैंने अपने घर वालों से कहा था, मैंने कहा जब ये बड़े हो गए 4-5 किलो छत पे रोस्ट करना है, ठीक है जी। फैमिली चले जाएंगे छत पे और कोयले शोले ले आएंगे, बड़े मजे से रोस्ट करेंगे। वो बेचारे फौत होने की स्पीड बड़ी तेज निकल आई थी, 12-13-10 में से चावल भी फौत हो गए। तो मैं उनसे रोज जाके यही कहता हूँ, भाई थोड़ी सी मेहरबानी, कुछ दिन ठहर जाओ, थोड़े से बड़े हो जाओ, फिर तुम्हें खुद ही हम रोस्ट कह देंगे यहाँ से। वो ठहरते ही नहीं। तो कहने का मतलब रोस्ट कहते हैं ओपन एयर में। घर का जो पका था ऑर्गेनिक, देखिए मैंने उसको कितना कुछ खिलाया है। उबाल के आलू रोज मैं खिलाता हूँ उनको, सुबह उबाल के, उसमें टमाटर डाल के, उसमें नींबू निचोड़ के, नमक डाल के सैलड की तरह बना के उनको खिलाते हैं। तो ऐसे ही उनको छोड़ दें हम। रोस्टिंग कहते हैं उसे गर्म करना, हवा में पकाना, सादा लफ्जों में जो होता है ना उसको रोस्ट कहते हैं, हवा में पकाना जो है, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और टू हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर। वो क्या कह रहे हैं? ये अमल है जिसमें उस ओर को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हवा की ज्यादा मौजूदगी में गर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर पायराइड इज स्ट्रांगली हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फेरस सल्फेट। अब देखें जैसे उसे गर्म किया गया बहुत ज्यादा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई है जो, ठीक है जी, यानी कुछ इंप्योरिटी गैस बन के बाहर निकल जाती है। While impurities react with oxygen to form two volatile oxides, या जो है वो इंप्योरिटीज अमल करती है ऑक्सीजन के साथ ताकि ऑक्साइड्स बन जाएं। तो इस तरह क्या होगा, मेटल मजीद अलहदा होती जा रही है, ठीक है ना। उसमें सल्फर की कुछ मिकदार जो है वो निकलती जा रही है ऑक्सीजन की मदद से। तो देखिए 2CuFeS2 प्लस O2, तो ये Cu कॉपर की वैलेंसी होती है +1 क्यूप्रस की, उससे एक सल्फर मिल जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड, और Fe की वैलेंसी 2 होती है, उससे S मिल जाएगा फेरस सल्फाइड। तो ये जो हमारे पास ये बन गया, और एक सल्फर जो निकली यहाँ से वो SO2 बन के जो है वो बाहर चली। तो इस तरीके से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई है, सल्फर की कुछ मिकदार बीच में से क्या हो गई है, चली गई है, यानी मेटल जो है वो अलहदा होती जा रही है उसमें से, ठीक है जी। उर्दू में भी इसको पढ़ते हैं रोस्टिंग को। रोस्टिंग ये प्रोसेस कंसंट्रेटेड और को हवा की मौजूदगी में बुलंद टेम्परेचर पर गर्म करना है। मिसाल के तौर पे कॉपर पायराइड को हवा की मौजूदगी में गर्म करने से क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिक्सचर बनता है। सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह हवा के साथ मिलके वोलेटाइल लिखा है यहाँ पे, वोलेटाइल ऑक्साइड में। तो वोलेटाइल क्या होता है? जो बाहर निकल जाए, जो बुखारात बन के बाहर चले जाएं। तो इस तरह वो मेटल में से बाहर चले गए गैस बन के, तो वो इंप्योरिटी और कम हो गई, यानी मेटल आपकी और खालिस होती जा रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोसेस स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग ये मजीद उस रोस्टेड को आप गर्म करेंगे, मजीद गर्म करेंगे सैंड फ्लक्स के साथ, यानी सिलिका ये जो रेत होती है इसके साथ आप गर्म करेंगे मजीद उसको, और कोक के साथ, कोक कहते हैं कार्बन को, ठीक है जी। कोक के साथ इसको गर्म करेंगे, सैंड फ्लक्स और कोक के साथ इसको जो है यानी कार्बन के साथ इसको जो है वो मजीद गर्म करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, हवा की ज्यादा मौजूदगी में, बहुत ज्यादा मौजूदगी में। इन ब्लास्ट फर्नेस, ऐसे भट्टी में, फर्नेस कहते हैं भट्टी को, ब्लास्ट कहते हैं जहाँ धमाका हो, यानी बहुत ज्यादा तेजी से उसमें रिएक्शन हो रहा हो। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा हीट खारिज करता है प्रोसेस। देयरफॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, थोड़ा सा कोक हमें चाहिए होता है इस प्रोसेस में। कोक क्या करता है? वो ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेता है, जिससे ऑक्सीजन की मिकदार थोड़ी सी कम होती है और रिएक्शन बहुत हद से ज्यादा नहीं बढ़ता।
क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना, बहुत हीट पैदा करेगा, तो कहीं इस बर्तन को ना पिघला दे तो कोक डाल देते हैं। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड बनता है विच रिएक्ट्स विद सैंड टू फॉर्म आयरन सिलिकेट स्लैग। ये आयरन सिलिकेट स्लैग कहते हैं वो जो कचरा सा आ जाता है बाजू का चीजों के अंदर, उसको कहते हैं, उस तरह का बन जाएगा। गाढ़ा सा आप ये कह लेंगे, गाढ़ा सा जिसको कहते हैं उर्दू में, उस तरह का बन जाएगा। इट इज बीइंग लाइटर राइजेस टू द टॉप, चूंकि ये हल्का होगा वजन में तो ये ऊपर आ जाएगा। स्लैग मतलब गाढ़ा सा जो होता है ये ऊपर आ जाता है, ठीक है जी। तो ऊपर वाले होल्स इसको निकाल देते। तो यहाँ देखें ये उन्होंने ये निचला हिस्सा जो है चार्ज देने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए, हवा को भेजने के लिए, ठीक है जी। और ऊपर जो इस हिस्से में जो रिएक्शन हो रहा होगा, इतने हिस्से में रेत और चीज़ों को मिक्स करके जो गैसेज होंगे वो बाहर निकल जाएंगे इसमें, ठीक हो गया। तो ये उन्होंने शक्ल उसकी दिखाई है। एयर ब्लास्ट, हवा तेजी से भेजी जाएगी अंदर। वाटर जैकेट इसलिए होती है कि वो बस्ट ना हो जाए, हीट बहुत ज़्यादा होकर बस्ट ना हो जाए, ठीक है जी। इस जगह जो ये प्रोसेस हो रहा होगा सारा, और गैस जो बनेगी वो बाहर निकल जाएगी। है ट्रैप क्या हवा आपको पकड़ के डालीजिए कंप्रेस। देखिए ना पंप लगा होता है, ये टायरों में, साइकिल के टायरों में हवा नहीं भरते, क्या होता है पंप लगा होता है, हवा खींची जाता है, उसको दूसरी तरफ नोजल से निकाली जाए, इसके अंदर पूरा से हवा पकड़ी जाए, ऐसे निकाली जाए, ऐसे होता। अच्छा जी, फेरस सल्फाइड जो है ये 3O2 से मिलेगा तो फेरक ऑक्साइड बनेगा और 2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी। ये फेरक ऑक्साइड बन गया और सल्फर मुकम्मल निकल गई बीच में से। हमने पहले भी सल्फर निकाली थी रोस्टिंग में, यहाँ और सल्फर निकल गया। और फेरिक ऑक्साइड जो है SiO2 से मिलेगा, फेरिक सिलिकेट बन जाएगा, FeSiO3 ये बन जाएगा। या आयरन सिलिकेट स्लैग भी इसको कह सकते हैं। स्लैग कहते हैं गारे को, जो ऊपर आ जाता है, गारा सा आ जाता है, उसको कहते हैं। ऑन द अदर एंड इसके पास क्यूप्रस सल्फाइड आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्यूप्रक ऑक्साइड। क्यूप्रक सल्फाइड भी क्यूप्रक ऑक्साइड बनाता है विच रिएक्ट्स विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड, जो फेरस सल्फाइड से अमल करता है और फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रस सल्फाइड, उससे क्यूप्रक ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड दोबारा बन जाते हैं। इन दिस वे क्यूप्रक सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड फॉर्म ए मिक्सचर। अब क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड मिलकर एक मिक्सचर बना देते हैं। दिस मोल्टन मिक्सचर इज कॉल्ड मैट, इसको मैट कहते हैं। फेरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड ऊपर बना था आपके पास, ठीक है जी। ये फेरस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, ये फेरस सल्फाइड, ये और दूसरा ये वाला क्यूप्रक सल्फाइड, ये मिल जाता है तो उसे मैट कहते हैं, मैट। इट इज विड्रॉन फ्रॉम द लोअर होल, ये भारी होता है, ये नीचे से निकाल लेते हैं। इट कंटेन्स अबाउट 45% ऑफ कॉपर, इसके अंदर 45% कॉपर मौजूद है। उर्दू पढ़ते हैं। स्मेल्टिंग, रोस्टेड ओर को सैंड फ्लक्स रेत के बड़े बड़े टुकड़े और कोक के साथ हवा की मौजूदगी ब्लास्ट फर्नेस में मजीद गर्म करना स्मेल्टिंग कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन है जैसा कि शक्ल 16 से 4 में दिखाया गया। जलने के दौरान बहुत ज्यादा हीट खारिज होती है, इसलिए इस प्रोसेस के लिए कोक की थोड़ी सी मिकदार दरकार होती है। प्रोसेस के दौरान फेरस सल्फाइड पहले ऑक्सीडाइज होकर फेरस ऑक्साइड बनाएगा, जो सैंड के साथ रिएक्ट करके आयरन सिलिकेट का स्लैग बनाते हैं, जो हल्का होने की वजह से ऊपर वाले सुराख में से खारिज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो जो ऑक्साइड वगैरह वो निकल जाएंगे। जबकि क्यूप्रस सल्फाइड भी ऑक्सीडाइज होकर क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, जो इन रिएक्टेड फेरस सल्फेट के साथ अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड और क्यूप्रस सल्फाइड बनाएगा। इस तरह क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड दो चीजें हमारे पास हासिल होंगी, इन्हें मिक्सचर इनका बन जाएगा। इस पिघले हुए मिक्सचर को मैट या मैटे कहते हैं। इसे निचले सुराख से निकाल दिया जाता है और इसमें 45% कॉपर है। अब बेसमराइजेशन हमारे पास आएगी, नेक्स्ट स्टेप इसका बेसिमराइजेशन। हाँ जी, बेसमराइजेशन जो है ये नाशपाती की किस्म की एक बेसमर कन्वर्टर है, उसके अंदर जो है इसको किया जाता है, ठीक है जी। और इसे घुमाया जाता है मुसलसल, जिस तरह सीमेंट नहीं बनता था, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टैंकर होते हैं सीमेंट वाली लगी होती है, मशीन से घुमाती रहती है ऐसे मुसलसल, तो इस तरह ऐसे भी घुमाया जाएगा। इट इज फिक्स ऑन ए पाइवोट कहते हैं घूमने वाला पॉइंट, उसके से रखा जाता है सो दैट इट कैन बी टिल्टेड इन एनी डायरेक्शन, और किसी भी सिमत में इसको घुमा के टेढ़ा किया जा सकता है। मोल्टन मैट इज मिक्स विद सैंड या मजीद रेत डाली जाती है एंड हीटेड विद हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर, हवा के गर्म जो है वो लहरों से, हॉट ब्लास्ट का मतलब तेज हवा की लहर इसमें दाखिल होगी थ्रू टायर्स, तरतीब से ऊपर से नीचे, तरतीब से ऊपर से नीचे ऐसे मूव करेगी। फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म फेरस ऑक्साइड, वो ऑक्साइड बनता है विच रिएक्ट्स विद सैंड टू फॉर्म स्लैग, जो स्लैग बनाएगा दैट फ्लोट्स ऑन द टॉप, और उसे वहां से निकाल दिया जाएगा। तो हम फेरस को आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं, कॉपर को बचा रहे हैं पीछे, ठीक है नी।
तो यहाँ पे देखिए फेरस सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन मजीद मिलेगी, फेरक ऑक्साइड बन जाएगा, 2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। फेरक ऑक्साइड सिलिकेट से मिलेगा, FeSiO3 बन जाएगा, ये स्लैग है, इसको भी हम निकाल देंगे जैसे पहले निकाला था। ऑन द अदर हैंड इसके ब्रस्ट कॉपर सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म क्यूप्रस ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड से क्यूप्रस ऑक्साइड बना लिया जाएगा, विच अगेन रिएक्ट्स विद रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड टू फॉर्म मेटालिक कॉपर, जो क्यूप्रस सल्फाइड जो बकिया रह गया उससे मिलेगा और मेटालिक कॉपर लैदा हो जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड लैदा हो जाएगी। तो आप देखिए सारा प्रोसेस करने के बाद हमारे पास कॉपर आ गई यहाँ पे, ठीक है जी। यानी क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन से मिलाया, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो निकल जाएगी। पीछे रह गया हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड, ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना ये क्यूप्रस सल्फाइड से मिलेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस दोबारा बनेगी और कॉपर लैदा हो जाएगा। तो ये कॉपर हमने निकाल लिया गैस, लेकिन ये भी 100% अभी भी प्योर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ होना है, ठीक है जी। उसका भी है ना, उसमें भी ये चीज़ बनती है ना, वो दोबारा वही चीज़ रेत डाली ना दोबारा उसमें, तो वही चीज़ दोबारा बनेगी। अच्छा जी, असल में उन्हें कॉपर तक जाना था, फेरस निकालना था, इसलिए फेरस को स्लैग बना के निकाला है भाई, फेरस को रेत डाल के स्लैग बनाया उसका, पहले गारा सा बनाया, FeSiO3 बनाया। ये बेसिकली बाहर निकालना है क्योंकि हमें फेरस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉपर। तो फेरस को हम एक एक करके क्या करते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। अच्छा जी, द मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड टू कन्वर्टर टू सैंड मोल्ड, ये कहता है जो पिघली हुई मेटल है इसे भेज दिया जाता है कन्वर्टर के जरिए सैंड मोल्ड में। सैंड मोल्ड क्या होता है, रेत के सांचे बने होते हैं। ये जो बर्तन बनाते हैं, कभी हम यूट्यूब पर देखें एल्यूमिनियम की देगचियां, ये बर्तन कैसे बनाते हैं, वो सांचा बना होता है ऐसे राउंड पूरा गोल, ठीक है जी, उसका बर्तन का रेत का बना हुआ, उसके अंदर पिघली हुई एल्यूमिनियम डालते हैं, बाद में सांचे का ऊपर वाला हिस्सा अलग करते हैं, नीचे वाला हिस्सा अलग कर देते हैं, वो लगा हो जाती है, बीच में से पूरा बर्तन गोल निकल आता है, उसे रगड़ उगड़ के साफ कर लेते हैं। तो रेत के सांचे होते हैं क्योंकि रेत जो है वो चिमटती नहीं है, इसके साथ अटैच नहीं होती मेटल के साथ, ठीक है जी। तो रेत का सांचा डिजाइन बनाया होता है, जैसे आपने डब्बी की तरह की कॉपर तैयार करनी है, जिस तरह की करनी है, रेत का सांचा डिजाइन बनाया होगा, उसके अंदर भर देंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं द मोल्टन मेटल इज शिफ्टेड फ्रॉम कन्वर्टर टू सैंड मोल्ड, रेत के सांचों में भेज दिया जाएगा, एंड इज अलाउड टू कूल, ठंडा होने दिया जाएगा। द डिजॉल्व गैसेज एस्केप आउट, वो से बाहर निकलेंगी, फॉर्मिंग ब्लिस्टर ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड कॉपर, और वो ठोस कॉपर की सतह पे बुलबुले बनाएंगी। जब वो गैस डालते हैं उसमें, जब वो लिक्विड डालते हैं, दांत पिघली हुई डालते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ गैस होगी उसके अंदर, वो गैस बाहर निकलेगी तो क्या करेगी, बुलबुले बना देगी उसकी सतह पे, तो वो मेटल की सरफेस पे आपको बबल्स नजर आएंगे। Therefore it is called blister copper, चूंकि इस पे बुलबुले बने हैं तो इसे ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ब्लिस्टर कहते हैं छाले को, किसी भी जानदार की स्किन पे छाला निकला उसको ब्लिस्टर कहते हैं। इट इज फर्दर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस से मजीद रिफाइन किया जाता है। हाँ, सब पे बनते हैं, जिसमें गैस होगी सब बनेंगे। नहीं, ये तो मेटल की बात को कर रहे हैं ना, मेटल के लिए ब्लिस्टर यूज करते हैं। बाकी तो जो भी चीज़ गर्म करेंगे, जो सब लिक्विड है, गैस है, वो उससे बुलबुले बन के वेपर निकल नहीं है, तो मेटल के लिए बात कर रहे हैं, जो ब्लिस्टर वाली बात कर रहे हैं। उर्दू में देखते हैं इसको, नहीं है पिघले हुए मेटल को नाशपातीनुमा बेसमर कन्वर्टर में मजीद गर्म करना बेसमराइजेशन कहलाता है। जैसे ही शक्ल 16 शरीफ 5 में दिखाया गया, इसे एक पाइपबोर्ड पर फिक्स किया जाता है ताकि जिस तरफ से भी इसे घुमाया जा सके। पिघले हुए मेटे को सैंड से मिलाकर टॉयज की मदद से बहुत गर्म हवा के छक्कड़ से गर्म किया। छक्कड़ का मतलब है हवा तेज से छोड़ी जाएगी, हवा के तूफान छोड़े जाएंगे। फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो सैंड से रिएक्ट करके स्लैग बनाता है, जो हल्का होने की वजह से ऊपर तैरता रहता है। क्यूप्रस सल्फाइड क्यूप्रस ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होकर बकिया मादा क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके मेटालिक कॉपर बना देता है। पिघले हुए कॉपर को कन्वर्टर से रेत के सांचों में मुंतकिल करके ठंडा किया जाता है। इसमें हलशुदा गैसेस बाहर निकलते हुए इसकी सतह पे ब्लिस्टर बना देती हैं। इस वजह से इसे ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। तकरीबन 98% खालिस होता है। इसे इलेक्ट्रोलाइसिस से मजीद साफ किया जा सकता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस आएगी इसकी, मेटल को रिफाइन करना या खालिस करना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल में ये होगा कि हमारे पास जो प्योर कॉपर मौजूद है, हम दो तरह के इलेक्ट्रोड रखेंगे, दोनों कॉपर के बने होंगे, ठीक है जी। एक इम्प्योर कॉपर का होगा और एक जो है वो प्योर कॉपर का हमारे पास मौजूद होगा, ठीक है जी। तो शक्ल हम देखते हैं, स्टार्ट में देखते हैं। तो प्योर कॉपर जो है वो बहुत उसका कैथोड बनाएंगे, माइनस वाला बनाएंगे। कॉपर जो है वो प्योर बनाएंगे माइनस वाला,
खालिस कॉपर, दो कॉपर है ना, एक जो भी आप प्रोसेस करके लाए हैं ब्लिस्टर कॉपर जैसे हमने कहा, ये खालिस नहीं है पूरा, एक पहले से खालिस शुदा मौजूद है आपके पास, तो खालिस शुदा को आप बनाएंगे कैथोड, और जो आपने ये लेके आए हैं जो भी खालिस है नहीं पूरा, उसका बनाएंगे एनोड। ठीक है जी। और नीचे जो सोल्यूशन डालेंगे वो भी कॉपर सल्फेट का डालेंगे, कॉपर सल्फेट का। ठीक है जी। अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब आप देखें, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब टूटता है, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपने जिस चीज का इलेक्ट्रोड रखा होता है उसी का सोल्यूशन नीचे डाला होता है, उसी के साल्ट का। तो चूंकि हमने इलेक्ट्रोड कॉपर के रखे हैं, कैथोड रखा है हमने खालिस कॉपर का जो पहले से हमारे पास मौजूद है कहीं ना कहीं, और एनोड रखा हमने कौन से कॉपर का जो बनाई है अभी, जो इतनी खालिस नहीं है, और सोल्यूशन रखा है कॉपर सल्फेट का CuSO4 का। ठीक है जी। अब ये जो CuSO4 टूटता है, CuSO4 जो ब्रेक होगा, ये देखिएगा CuSO4 जो ब्रेक होगा, ठीक है जी, तो इसके ब्रेक होने से क्या बनेगा वो भी हम देखते हैं। ये जब टूटेगा तो इसके टूटने से Cu पॉजिटिव बनेगा, एक मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, जब CuSO4 टूटेगा तो उसको टूटने से क्या बनेगा, Cu पॉजिटिव और SO4 -2। ये है सॉल्यूशन के अंदर। और देखिए बर्तन है, एक हमने कैथोड बनाया खालिस कॉपर का, शक्ल को हम दोबारा देखते हैं, कैथोड बनाया खालिस कॉपर का, ये देखिए कैथोड बनाया खालिस कॉपर का ये वाला, जबकि एनोड बनाया किसका, जो हम नहीं लेके आए हैं, जो खालिस नहीं है, और सॉल्यूशन है ये दूसरी वाली है, ये वाली, सॉरी, हाँ जी, हमने कैथोड बनाया खालिस कॉपर का ये वाली का, और एनोड बनाया हमने जो इम्प्योर कॉपर जो भी बनाई है हमने, सॉल्यूशन डाला CuSO4। अब देखिए क्वेश्चन को दोबारा, CuSO4 टूटता तो क्या बनता है, Cu+2 और SO4 -2। ठीक है जी। अब दोबारा शक्ल पे जाते हैं, गौर कीजिए, ये दोनों आइंजेम रखने हैं आपने। इस सॉल्यूशन के अंदर फर्ज करें 100 Cu+2 है, CuSO4 बढ़े ना, CuSO4 हल किया वो सॉल्यूशन में, उसमें कॉपर लैदा हो गया, सल्फेट लैदा हो गया, 100 कॉपर है आइन और 100 SO4 आइन है। ठीक है जी। अब ये जो कैथोड है आपका, ये माइनस वाला है ना, ये वाला माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसको, SO4 को या कॉपर को। ये जो आपको कैथोड है ये माइनस वाला है, ये सॉल्यूशन में Cu+2 भी है, SO4 -2 भी है, ये किसको खींचेगा, किसको खींचेगा, ये सोच बैठी, किसको खींचेगा, बातें तो नहीं कर रही हैं, और Cu+2 को खींचेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचेगा, Cu को खींचेगा ना ये। अब 100 कॉपर थे हमारे पास, उसमें से एक कॉपर लग गया इसके साथ जाके, इसके साथ कैथोड के साथ, तो सॉल्यूशन में कितने कॉपर रह गए, 99, और सल्फेट कितने हैं, 100 ही है, क्योंकि उसे किसी ने नहीं खींचा। अब कॉपर कम हो गए, 99 मैंने बोला, देखिए ना 100 कॉपर थे, एक कॉपर को कैथोड ले गया अपने साथ, उसने अपने साथ जोड़ लिया, तो सॉल्यूशन में कितने रह गए, 99 रह गए ना। और सल्फेट को तो किसी ने नहीं अटैच किया, वो तो वैसे का वैसे ही है, वो 100 का 100 ही है। अब एक कॉपर कम हो गया, इक्विलिब्रियम का असूल ये कि तादाद बराबर रहनी चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम का, लिहाजा ये जो आपके पास इम्प्योर कॉपर था यहाँ पे मिक्सर वाला, जिसमें और चीजें भी थी, इसमें से एक कॉपर निकल के सॉल्यूशन में वापस आ जाएगा, ताकि 100 तादाद पूरी की जाए, और फिर एक इसमें से निकल के किसकी तरफ चला जाएगा, कैथोड के पास, और फिर सॉल्यूशन में इसमें से एक निकल के सॉल्यूशन में आता जाएगा। यानी सॉल्यूशन वाले कॉपर जो है वो कैथोड के साथ लगते जाएंगे, और जो एनोड ना खालिस कॉपर हमने रखा था वो सॉल्यूशन में आता जाएगा बैलेंस पूरा करने के लिए। इस तरह सारे कॉपर यहां से निकल के सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन से निकल के इस पे चिमट जाएंगे। ठीक है जी, समझा रही बात समझा रही मैंने क्या बात बताई है।
कि आपके पास था कैथोड खालिस कॉपर का और एनोड का जो खालिस नहीं था। सॉल्यूशन में कॉपर भी है, सल्फेट भी है, लेकिन बराबर है। अब जैसे ही आपने बैटरी ऑन की तो जो आपके पास कैथोड है उसमें एक कॉपर आगे जुड़ जाएगा सॉल्यूशन में से उसके साथ। अब सॉल्यूशन में कम हो गया, अब सॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं से खींचना है, तो वो जो हमने रखा है इम्प्योर वाला, जो नया ये वाला मोटा सा जो रोड बनाया हमने इम्प्योर वाला, इसमें से एक कॉपर वो वापस खींच लेगा ताकि सॉल्यूशन पूरा करे, क्योंकि सॉल्यूशन पूरा होना जरूरी है। अब सॉल्यूशन फिर से हो गए, फिर कैथोड एक कॉपर उधर ले जाएगा सॉल्यूशन में से उठा के, फिर सॉल्यूशन में कम हो गया और फिर एनोड में से कॉपर नीचे आएगा। इस तरह एनोड में से कॉपर नीचे आते जाएंगे और सॉल्यूशन में से उधर लगते जाएंगे, यानी एनोड के कॉपर जो खालिस नहीं थे वो खालिस हो गए कैथोड पे चिमटते जा रहे हैं। ठीक है जी। और एंड पे जो नाखालिस चीज होगी, चूंकि वो तो चिमटनी नहीं है, वो किधर गिरेगी, नीचे, वो नीचे बैठ जाएगी। तो दूसरी शक्ल को देखते हैं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये देखें, ये पहले एनोड का जो फुल भरा हुआ था नाखालिस कॉपर से, तो इसके कॉपर निकल निकल के जा के इधर चिमटते गए। ठीक है जी। तो ये कम हो गया और कैथोड जो कि छोटा था वो बड़ा हो गया। तो सारे एनोड में से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में होते हुए कैथोड पे चिमट गए और अब ये खालिस कॉपर है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो कॉपर नहीं जाना ना, और तो कुछ चीजें जाना ही नहीं, तो खालिस कॉपर गया उधर। और जो इम्प्योरिटीज थी, जो गिलास थी, वो नीचे देखें बैठ गई है। जो चीज कॉपर नहीं थी वो नीचे गिरती थी। तो इस तरह हमने ये वाले इलेक्ट्रोड उतार उतार के अलग करते जाना है। तो सादा लफ्जों में खालिस कॉपर जो है वो हमने अलग कर, समझा गया इस प्रोसेस की। ठीक है जी, समझ आइए प्रोसेस की। कैथोड माइनस वाला है, एनोड लेकिन है वो भी कॉपर का, खालिस कॉपर का। एनोड जो है वो पॉजिटिव वाला है, लेकिन वो हमने वो कॉपर लिए जो हमने अभी लड़ा करते आ रहे हैं सारे प्रोसेस करके मेटलर्जी के, लेकिन वो 100% प्योरीफाइड अभी भी नहीं है, उसको हमने लगाना है एनोड पे। सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से एक कॉपर निकल के चला जाएगा कैथोड पे, सॉल्यूशन में कम हो जाएगा, एनोड में से कॉपर निकल के सॉल्यूशन में गिरेगा पूरा करने के लिए। इस तरह सॉल्यूशन में से कैथोड पे चिमटते जाएंगे और एनोड से नीचे आते जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज है चूंकि वो हल नहीं उसके कॉपर के साथ नहीं जा सकती, वो नीचे गिरती जाएंगी। तो नीचे इम्प्योरिटीज बैठ गई, वो भी लदा होगी, कॉपर को खालिस करके हमने दूसरे उतार लिया। इस तरह खालिस कॉपर जो वो क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हाँ जी, रीडिंग की जरूरत तो नहीं इसकी है, रीडिंग कर लेते हैं जी, कर लेते हैं, ठीक है। उर्दू इंग्लिश दोनों की रीडिंग कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा देखें जी, रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल बाय, इसको और से सुनने तक प्रोसेस आपको समझा दिया, वही वाले लफ्जों में है। रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल। वो कहते हैं जो रिफाइनिंग है इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रिफाइनिंग प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कॉपर की जो की जाती है इन एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हैविंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो, 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, वन ऑफ इम्प्योर कॉपर, एक नाखालिस कॉपर का मेटल का, दैट एक्ट्स एज ए नोड, जो एनोड के तौर पे काम करता है, एंड अदर ऑफ प्योर कॉपर मेटल, दूसरा खालिस कॉपर मेटल का, दैट एक्ट्स एज कैथोड, जो कैथोड के तौर पे है, आर सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सस्पेंड किया गया है। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट गुजारने पे एनोड यानी इम्प्योर कॉपर जो है डिसॉल्व टू प्रोवाइड कॉपर इनटू सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन को क्या करता है, कॉपर देता है, क्योंकि कॉपर अंदर चले गए तो वो देता जाएगा उसको। दीज कॉपर आयंस आर डिस्चार्ज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, ये कॉपर आयन जो है ये डिस्चार्ज किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकाले जाए। देयरफॉर कॉपर एटम डिपॉजिट ऑन कैथोड मेकिंग थिक ब्लॉक, कॉपर एटम कैथोड पे आ जाते हैं और वो थिक ब्लॉक, मोटा ब्लॉक बनाते हैं ऑफ प्योर कॉपर मेटल, प्योर कॉपर मेटल का। द इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन। अब ये कॉपर के साथ सोना, ये थोड़ी सी कोरिलेशन भी होती है चीजों की। जहां पे कॉपर पाया जाता है उसका कभी इम्कान है कि सोना उसके करीब करीब पाया जाएगा, कभी इम्कान है, कभी कभी का मतलब ताकतवर इम्कान है। ये रिलेशन ही होती है चीजों की आपस में, जो रिलेशन होती है गोल्ड और कॉपर की रिलेशन होती है आमतौर पर, सिल्वर की होती है। जहाँ गोल्ड है वहाँ कॉपर भी करीब करीब बहुत ज्यादा मिकदार में होगा, जब कॉपर निकलता है वहाँ गोल्ड भी करीब करीब बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। ये जो रेकोडिक या सैंडिक मैंने आपको बोला था, बेलुचिस्तान का इलाका जो है वहाँ कॉपर बहुत सारा है और वहाँ सोना भी है। ये रिलेशन होती है मेटल्स की आपस में, एलिमेंट्स के आपस में। इन द प्रोसेस इम्प्योर कॉपर फाइन नॉट डिसॉल्व्स गोज इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आ जाएगा। साइड बाय साइड प्योर कॉपर आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से प्योर कॉपर आयन जो है डिपॉजिट में कैथोड भी आ जाते हैं। Therefore, कैथोड becomes a pure copper metal, कैथोड जो खालिस कॉपर मेटल बन जाएगा। The impurities like gold and silver settle down as anode mud, ये anode mud के तौर पे नीचे बैठ जाएंगे।
उर्दू में देखते हैं। नाखालिस मेटल को रिफाइन या खालिस करने का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है, बिजली की मदद से तोड़ देना, करंट की मदद से। मिसाल के तौर पे कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में की जाती है, जिस तरह शक्ल 16(6a) में दिखाया गया है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, जिसमें 2 किस्म के इलेक्ट्रोड लटके होते हैं। इनमें से एक ना खालिस कॉपर मेटल का जो नोड के तौर पे काम करता है, और दूसरा खालिस कॉपर मेटल का जो कि बतौर कैथोड काम करता है। सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट गुजरने से एनोड ना खालिस कॉपर हाल होकर कॉपर आयन देते हैं। ये कॉपर आयंस कैथोड से इलेक्ट्रॉन हासिल करके डिस्चार्ज हो जाते हैं। इस तरह कॉपर एटम कैथोड पर जमा हो जाते हैं और खालिस कॉपर के मोटे ब्लॉक बन जाते हैं, जिसमें शक्ल में दिखाया गया है। गोल्ड और सिल्वर जैसी इंप्योरिटीज बतौर एनोड मड नीचे बैठ जाती हैं। सॉल्वे प्रोसेस जो है बेसिकली प्रोफेसर सॉल्वे के नाम पे रखा गया है, और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को लो टेम्परेचर पे आप निकालते हैं। लो टेम्परेचर का मतलब जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एंड पे आप उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं और वो प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ के लैदा कर दिया जाता है। तो लो टेम्परेचर पे जो आप इसको बनाते हैं, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिकल सोल्यूशन और सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड के अमोनिकल सोल्यूशन में से निकाला जाता है अमोनिकल ब्राइन से, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन के बाहर आ जाता है। प्रोसेस देखते हैं, उसके रॉ मटेरियल देखते हैं। तो रॉ मटेरियल जो है इसमें सोडियम क्लोराइड चाहिए हमें। आमतौर पर जो इंडस्ट्रीज हम बनाते हैं तो सबसे पहला असूल ये होता है कि आपने जो रॉ मटेरियल यूज करना है वो सबसे सस्ता यूज करना है। जब आपका रॉ मटेरियल सस्ता यूज होगा तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सस्ता बनेगा और उसको ज्यादा बेच सकते हैं लोगों को कम कीमत पे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होता है कंपनी का। तो सबसे पहली चीज सोडियम क्लोराइड है। ये आपको पता है बहुत सस्ता है, दुनिया में बहुत महंगा है, पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। ये नमक है, और पाकिस्तान में पता है खेड़ा नमक की बहुत बड़ी कान है, बहुत नमक निकलता है वहाँ। तो इस वजह से नमक जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता है, तो ये चाहिए पहला हमें। दूसरा लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, ये भी सस्ता है, चूने का पत्थर इतना महंगा नहीं है। तीसरा अमोनिया गैस, ये कमर्शियली प्रिपेयर करनी पड़ती है। नाइट्रोजन को आपने कहा था वो एटमॉस्फेयर से फिक्स कर लेते हैं और फिर उसको आगे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अमोनिया गैस बेसिक रिएक्शन ये है, सबसे पहले आपने अमोनिकल ब्राइन बनाना है। ब्राइन क्या है, सोडियम क्लोराइड का गाढ़ा सोल्यूशन जो है, यानी बहुत ज्यादा नमक वाला नमकीन सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, वो क्या है, ब्राइन है। तो आपने सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन बनाना है, ठीक है जी। वो कैसे, अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन यानी ब्राइन में हल कर दिया जाए। ब्राइन क्या है, सोडियम क्लोराइड का नमक का गाढ़ा सोल्यूशन है, नमक का गाढ़ा सोल्यूशन है, ठीक है जी। अमोनिकल ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर में डाल दिया। कार्बोनेटिंग टावर क्या, एक बहुत बड़ा टैंक है, ऊपर से अमोनिकल ब्राइन फेंकेंगे ऐसे, ठीक है जी, और नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फेंकेंगे। अब गैस नीचे से ऊपर आ रही है, लिक्विड ऊपर से नीचे आ रहा है, दोनों मिक्स हो जाएंगे। तो ब्राइन और अमोनिया मिक्स होंगे तो अमोनिकल ब्राइन बन जाएगा, ठीक है जी। तो कह रहा अमोनिकल ब्राइन इज फेड इन कार्बोनेटिंग टावर, कार्बोनेटिंग टावर में उसको फेड किया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट, कार्बन डाइऑक्साइड में से गुजरती है। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कार्बोनेटिंग टावर, ये रिएक्शन होंगे कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से मिलेगी और वाटर से मिलेगी तो NH4HCO3 बना लेगी। NH4HCO3 NaCl से मिलेगी तो NH4 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है जी। और अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा। ये अमोनियम क्लोराइड हम जाया नहीं करेंगे, ये अमोनियम क्लोराइड दोबारा अमोनिया बनाने के लिए क्या करेगा, इस्तेमाल हो जाएगा। मैंने पहले भी कहीं आपको बताया था, इंडस्ट्री में एक एक चीज पहले तो सस्ती होनी चाहिए और दूसरी ऐसी होनी चाहिए जो रिसाइकल हो सके, दोबारा से हम उसको हासिल कर सकें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसी चीज को इस्तेमाल करके खर्चा बचा सकें अपना। ये होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, उधर अमोनियम बाइकार्बोनेट है, NH4 अमोनियम होता है ना, अमोनियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद फिल्ट्रेशन करनी है प्रेसिपिटेट की, ठीक है। ये जो मिल्की सोल्यूशन है इसे फिल्टर कर लिया जाता है ताकि सोडियम बाइकार्बोनेट लैदा कर दिया जाए, ठीक है जी। और इसी को हम बेकिंग सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी जिसको हम कहते हैं। अब हमने कैल्सिनेशन करनी है। कैल्सिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन को निकालना है, कैल्शियम और कार्बन ज्यादा हो जाए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इससे हम सोडियम कार्बोनेट हासिल करेंगे। वो कैसे, अब इसे हीट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलों को हीट करेंगे, 2H और एक ऑक्सीजन को साथ लेकर H2O बन जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ना, NaCO3 है, 2 बार NaCO3 है, तो CO3 में से CO2, एक CO3 पूरा रहने दें, एक CO3 लगा हो गया, उस CO3 का एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजनों को लेकर वाटर बन जाएगा और एक रहेगा CO2, वो भी लगा हो जाएगा। तो इसलिए बनेगा Na2CO3, CO2 और वाटर, ठीक है।
कैल्सिनेशन में हाइड्रोजन को निकाल देते हैं ना, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं कि पानी निकल जाए, पीछे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाए, पीछे क्या हो जाए, कार्बोनेट रह जाए, ये कैल्सिनेशन है। ठीक है जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड और स्लैग लाइम जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके स्लैग लाइम दोबारा बनाया जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बनाते हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बीच में डाली थी ना, कार्बोनेट अमोनिकल ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी वहाँ, तो वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी, क्विक लाइम जो है उसे स्लैग लाइम में चेंज कर दिया। क्विक लाइम जो है, ये देखिए सबसे पहले चूने का पत्थर था, उसे हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। इसे पानी के साथ मिलाया तो स्लैग लाइम CaOH ट्वाइस बन गया। ठीक है जी। ये जो CaOH ट्वाइस है इसे इस्तेमाल करेंगे अमोनियम क्लोराइड से। मैंने आपको कहा था अमोनिया जाया नहीं होने देनी हमने, क्योंकि असल में अमोनिया वो चीज़ है जो हमें हवा से पकड़ के लानी पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन नहीं इकट्ठी होती, उसे लगा इकट्ठा करना पड़ता है, उससे अमोनिया बनाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम अमोनिया जाया नहीं होने देंगे। अमोनियम बाइकार्बोनेट में से अमोनियम क्लोराइड बनाया, उस अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इस्तेमाल करके फिर अमोनिया वापस ले लेंगे। ये अमोनिया फिर अमोनिकल टावर में भेज देंगे दोबारा, ताकि अमोनियम बाइकार्बोनेट बने। वहां से फिर जो है अमोनियम क्लोराइड बना के फिर बाहर निकाल लेंगे, फिर अगली बार भेजेंगे, ताकि अमोनिया जो इस्तेमाल होनी है वो बार बार क्या करे, सर्कल करती जाए। एक ही बार जो अमोनिया हमने बनाई है वही बार बार चलती जाए। तो देखें अमोनियम क्लोराइड बनाते ना, यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन को देखिएगा जरा एक बार, ये वाले को, कैल्सिनेशन वाले को, ये अमोनियम क्लोराइड बन गया था। ये अमोनियम क्लोराइड में से फिर अमोनिया हमने निकाल दिया वापस, ताकि दोबारा वो अमल करवाया जा सके। तो वो कैसे करेंगे, वो ये करेंगे 2NH4Cl + COH ट्वाइस। NH4Cl में से H2 निकलेंगे तो 2 अमोनिया बन के क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। वो जो 2H निकले हैं वो इधर 2OH को मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे, 2 वाटर, और जो Ca निकला वो 2 क्लोरीन के साथ मिलाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। इसका मतलब वाटर भी बन गया, और जो है वो, तो ये देखिए वो हमने कहा था जो हमारे पास अमोनिया है उसको भी हमने जाया नहीं करना। अमोनियम क्लोराइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया तो अमोनिया वापस आ गई, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और वाटर आ गया। ठीक है जी। तो ये अमोनिया फिर जाके वो कार्बोनेटिंग टावर में स्टेप 1 पे जाएगी और इस्तेमाल होगी। एडवांटेजेस के क्या है, सस्ता प्रोसेस है और रॉ मटेरियल बहुत कम कीमत पे मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिकवर किए जा सकते हैं और रीयूज किए जा सकते हैं, पैसे जाया नहीं हो रहे। प्रोसेस पोल्यूशन फ्री है, कोई आलूदगी नहीं है। ये कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन वाहिद वेस्ट है जो उसमें से बनता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट बहुत हाई प्योरिटी वाला हासिल होता है। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज वेरी लेस, यानी आपको बहुत कम जो है वो आग जलानी पड़ती है सारे प्रोसेस में। पाकिस्तान में ये जो है वो सोडियम कार्बोनेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, फैक्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ICI ये कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी, पुरानी, बहुत पुरानी कंपनी है केमिकल्स की पाकिस्तान में। ये खेड़ा जेलम के पास जो काम करती है, ये आमतौर पर फैक्ट्रियाँ अपने आप को इंस्टॉल ही उन्हीं इलाकों में करती हैं जहाँ से ये निकलते हैं, क्योंकि नमक खेड़ा से निकलता है, तो वहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं। आपने देखा होगा ये जो पाउडर जितने बनते हैं, क्रीमें बनती हैं, तिब्बत पाउडर, तिब्बत क्रीमें, और ये वो आप इनके नीचे देखें ड्रेस कहाँ का लिखा होता है, मंगोरा का लिखा होता है, मंगोरा स्वाद। ये वो इलाका है जहाँ पे ये टेल्कम पाउडर बहुत, पहला पत्थर बहुत पाए जाते हैं, पत्थर को पीसते हैं, पता कौन सा पत्थर होता है, मुलायम पत्थर होता है उसको, उस पत्थर को जिस इलाके में पत्थर ज्यादा पाया जाता है, आप उधर हो जाए, आप उधर हो जाए, आप बातें करी जाए साइड स्क्रीन की साइड में, उधर हो जाए, वो पत्थर वो जिस इलाके में ज्यादा पाया जाएगा वही वो फैक्ट्री उसकी बना लेंगे। तो जितनी क्रीमों वाली पाउडरों वाली फैक्ट्रियाँ हैं ये मंगोरा स्वाद की हैं। ये तिब्बत पाउडर ले लें, ये वो दूसरा पित्त वाला पाउडर पति कौन सा मशहूर सा वो पिंक सा रंग का है, ईडन रॉक वाला। ठीक है जी। तो ये सारे पाउडर शाउडर वहीं से, क्रीमें श्रीमें वहीं से बनती हैं। तिब्बत तो वो तो हाँ जी इलाका है, पाकिस्तान इसके साथ, चाइना के साथ और इंडिया के साथ मुश्तरका तौर पर लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर भी काफी है ये, सोच यार मैं आपको बता देता हूँ, है जी, यहाँ पर भी पत्थर काफी है, पहाड़ी रखा है ना। अमोनिकल टावर में हमने ब्राइन को अमोनिकल टावर में डाला है, यहाँ से अमोनिकल ब्राइन बन गई है, उसे कार्बोनेटिंग टावर में डालेंगे, इससे सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है वो तोड़ के सोडियम कार्बोनेट बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से कार्बोनेटिंग टावर में दाखिल हो जाएगा। इधर से अमोनियम क्लोराइड है, इसे अमोनिया रिकवरी टावर में भेजेंगे, यहाँ से अमोनिया फिर वापस आके अमोनियम टावर में आ जाएगी। ठीक है जी। और कैल्शियम क्लोराइड से बाहर निकलेगा। CaCO3 को थोड़ा से कैल्शियम ऑक्साइड है, उससे पानी ऐड किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से बनेगा और अमोनिया फिर वापस आ जाएगी। तो जो चीज़ें हमने वहाँ देखी वही सही यहाँ पे उर्दू में देख लेते हैं इसको। साल्वे प्रोसेस की बुनियाद सोडियम बाइकार्बोनेट की 15 सेंटीग्रेड पे
पानी में बहुत कम सॉल्युबिलिटी है, यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है पानी को ठंडा करते हैं ये नीचे बैठ जाता है, इसको लगा कर लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड को अमोनिकल सोल्यूशन ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाए तो सिर्फ सोडियम कार्बोनेट का सूप बनता है। सोडियम क्लोराइड या ब्राइन, लाइमस्टोन, अमोनिया गैस। अमोनिकल ब्राइन की तैयारी क्या है? सबसे पहले अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन ब्राइन में हल करके अमोनिकल ब्राइन तैयार किया जाता है, पहला काम। दूसरा, अमोनिकल ब्राइन को कार्बोनेटिंग टावर में दाखिल किया जाता है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है। कार्बोनेटिंग टावर में प्रोसेस होता है, मैं बता चुका हूँ। फिल्ट्रेशन क्या है? दूध या मिक्सर होता है जिसमें सोडियम कार्बोनेट को ठंडा करके अलग कर दिया जाता है, ये मैंने बता दिया है। कैल्सिनेशन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को भट्टी में गर्म करके सोडियम कार्बोनेट हासिल किया जाता है। कैल्शियम डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और गुजा को छूने की तैयारी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी से मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना बन जाता है। अमोनिकल कार्बोनेटिंग टावर, कार्बोनेटिंग टावर में बनने वाले अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से इस टावर में अमोनिया दोबारा बनाई जाती है। इस टावर में बनने वाली अमोनिया को दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में अमोनिया का ज़िया बहुत कम होता है जिसे ताज़ा अमोनिया शामिल करके पूरा कर लिया जाता है। कुछ अमोनिया ज़ाया भी होती होगी, जाहिर बात है, और मजीद थोड़ा सा अमोनिया डालेंगे। यानी अगर फर्स्ट 100% आपने भेजी थी उसमें से 95 रहेगी, 5 ज़ाया होगी, 5 फिर डालें, वापस भेज दें। साल्वे के फायद, ये बहुत बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग भी आता है साल्वे प्रोसेस और फायद शॉर्ट में आता है। ये सस्ता प्रोसेस है क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल बहुत कम कीमत मिलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोबारा बनाई जाती है और इस्तेमाल की जाती है। प्रोसेस पोल्यूशन से पाक है क्योंकि वेस्ट सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनता है। इंतहाई खालिश सोडियम कार्बोनेट हासिल होता है। किसी भी सोल्यूशन को वेपर्स में तब्दील नहीं करना पड़ता, इसलिए बहुत कम फ्यूल खर्च होता है। जहाँ तक सोडियम कार्बोनेट की डिमांड का ताल्लुक है, पाकिस्तान इसमें खुद कफील है, यानी खुद ही बना लेता है जितनी इसको चाहिए होती है। इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री ICI ख्योड़ा काफी मिकदार में सोडियम कार्बोनेट पैदा करती है। यह यूनिट 1944 में ख्योड़ा में लगाया गया था क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल सोडियम क्लोराइड बाकसरत पाया जाता है। सिंध अल्कलीज लिमिटेड 1966 में कराची में कायम किया गया। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट अहम इंडस्ट्रीज हैं। प्राइवेट है। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, यूरिया बनाना है। यूरिया क्यों बनाना है? क्योंकि खादों में सबसे ज्यादा यूरिया जो है नाइट्रोजन की खादें, फास्फोरस की खादें इस्तेमाल होती हैं, तो उससे यूरिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यूरिया जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, खाद है, इसमें 46.6% नाइट्रोजन होती है। ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, हाईली सॉल्युबल वाटर, पानी में बहुत ज्यादा हल होता है। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल बट मेजर यूज एज ए फर्टिलाइजर। ये केमिकल में भी इस्तेमाल होता है लेकिन सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर में है। रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। बिल्कुल सिंपल है, इसको देख लेते हैं। अमोनिया प्रिपेयर किया जाता है हार्बर प्रोसेस से। ये अपने क्वेश्चन वो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में बार बार पढ़ी है, जहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, N2 + 3H2 2NH3 450 से 200 एटमॉस्फेयर पे। तो आपने एक वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, यानी एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का मतलब अगर 1 लीटर नाइट्रोजन लेंगे तो 3 लीटर जो है वो हाइड्रोजन लेंगे, उससे 3 गुना ज्यादा लेंगे। तो क्वेश्चन में यही बता रही है, अगर एक नाइट्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन होंगे। इसको आपने मीथेन और स्टीम, जो मीथेन और स्टीम को गुजार के इसके ऊपर से क्रिस्टल निकल के से गुजार के इसको हासिल किया जाता है, या आयरन कैटलिस्ट कैसे गुजार के इसको हासिल किया जाता है। टेम्परेचर 450 सेंटीग्रेड है और प्रेशर जो है वो 200 एटमॉस्फेयर है। अब प्रिपरेशन क्या है? 2NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनेगा NH2 एक तरफ, NH4 एक तरफ, एक हाइड्रोजन एक तरफ से निकलेगा दूसरी तरफ जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O, ये 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ वाले, और NH4। अमोनियम कार्बामेट, ये अमोनियम कार्बामेट जो है ये जब रीअरेंज होगा तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएंगे, तो एक तरफ भी NH2 फिर CO फिर दूसरा भी NH2 रह जाएगा और पानी बाहर आ जाएगा। इसके बाद ग्रेनुलेशन करते हैं, इसकी ग्रेनुलेशन कहते हैं दानेदार बनाना, क्योंकि आप जो खाद फेंकते हैं अगर पाउडर वाली होगी उसे ऐसे छटा लगाएंगे। कभी आपने देखा होगा वो सोना यूरिया की मशहूरी में वो कहता है ये खाद जो बेहतरीन है, ऐसे करके वो खाद का छटा फेंकता है। अगर वो पाउडर वाली खाद हुई, अगर वो पत्थर के ढेले हुए बड़े बड़े, तो वो एक जगह भी गिर जाएगा, वहीं खाद इकट्ठी हो जाएगी। जैसे आप हांडी बनाएं और नमक पिसा हुआ ना हो बल्कि इतनी डली हो, डली की पूरी फेंक दे बीच में, तो जिस जगह डली होगी वहां तो बहुत नमक इकट्ठा हो जाएगा, जिसके लुक में वो डली आ जाए वो तो कहेगा नमक ही नमक कर दिया आपने, और जिसके पास वो डली वाला हिस्सा नहीं गया वो कहेगा फीका ही फीका सालन कर दिया आपने। इसका मतलब अगर बड़ा टुकड़ा तब भी नुकसान है, अगर पाउडर तब क्या नुकसान है? आप खाद को ऐसे फेंकते हैं वो हवा में आती उड़ के बाहर चली जाएगी। तो ये दानेदार होनी चाहिए ताकि जब इसे फेंकें ना तो इतनी बड़ी हो कि एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाए और ना इतनी छोटी हो कि हवा के साथ उड़ जाए।
ज़्यादा दानेदार ग्रेनुलर बनाते हैं, इसीलिए इसको ग्रेनुलेशन वो कह रहा करनी है, दानेदार बनाना है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होता है कि ऊपर से फुहार फेंकी जाती है, कई तरह से दाने बनते हैं, कई तरह। एक ये होता है पाउडर बनाने का, होता है दाने बनाना। दाने बनाने का तरीका ये कि ऊपर से लिक्विड को फुहार की तरह ऐसे फेंकते हैं, ऐसे जैसे शावर नहीं बोलते हैं, फुहार गिरती है पानी की, ऐसे वो नीचे गिरेगा, नीचे से गर्म हुआ फेंकेंगे ऐसे, वो गर्म हुआ जब उसे टकराएगी ऐसे, वो उसको हवा में जो लिक्विड होता है ना, वो गोल कतरे की तरह होता है, राउंड होता है, जैसे उसे गर्म हवा लगेगी वो क्या हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा और वो दाना बन के नीचे गिर जाएगा। समझ आइए, ऐसे ऊपर से फुहार फेंकेंगे लिक्विड की, ऐसे नीचे आएगी, नीचे से गर्म हुआ टकराएगी ऐसे उसके साथ हवा में, चूंकि वो लिक्विड गोल कतरे की तरह होता है, राउंड बॉल की तरह होता है, छोटे छोटे, उस बारीक फुहार के साथ जब लिक्विड गर्म हुआ टकराएगी, हवा में उसे क्या कर देगी, खुश्क कर देगी, और वो खुश्क जो है वो दाना बन के गिर जाएगा, ऐसे दानेदार बना। और अगर पाउडर बनाने का दूसरा तरीका होता है, वो ये होता है रोलर होता है गर्म, ऐसे फुहार गिरती है रोलर के ऊपर, ऐसे घूमते हुए गर्म रोलर के ऊपर, गोल रोलर नहीं होता जो, उस पर जैसे गिरेगी, थोड़ी देर के लिए उसे टच करना है तो उसका पानी उड़ जाना है, वो खुश्क हो जाना पाउडर, उस रोलर में जब नीचे आना है उस पाउडर ने जमीन पे गिर जाना है। ठीक है, तो इस तरह पाउडर बनाया जाता है। अच्छा जी, तो ये उसने बताया भी है, देखेंगे रिएक्शन चैम्बर है, क्या रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे से आ रही है, अमोनिया ऊपर से आ रही है, इसके बाद स्टीम नीचे से भेज रहे हैं, और ये जो वो सोल्यूशन आ रहा है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वाला, वो ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है जी, तो एपरेटर में खुश किया जाएगा, इसके बाद यूरिया बन जाएगी, इस यूरिया को लिक्विड फॉर्म में ऊपर से नीचे फेंकेंगे और नीचे से क्या करेंगे, हॉट एयर को भेजेंगे, गर्म हवा को, और वो दानेदार बन जाएगी, उसे फिर इकट्ठा कर करके स्टोर बोरियों में भरते जाएंगे। यूरिया का जो स्टेटस है ये है जिसमें, ठीक है, यूरिया का जो स्टेटस है, यूरिया जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फर्टिलाइजर में, एनिमल फीड में। इसके अलावा इसका एक और इस्तेमाल है, ये जो धमाका खेज मवाद होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी कुछ दिन पहले नहीं, मेरे साल पहले बैरूत में एक धमाका हुआ था, बैरूत की बंदरगाह जो बहुत बड़ी बंदरगाह है, उस पर धमाका हुआ था और पूरी बंदरगाह ही उड़ा दी थी उन्होंने, पूरा शहर ही तकरीबन आधा उड़ा दिया था उसने, इतना बड़ा वो धमाका था। कभी उस वीडियो तो अपने नेट पे देखी हो, मैं बताता हूँ, वो अपने नेट पे कभी वीडियो देखिएगा, बैरूत का जो है वो जो ब्लास्ट है वो ऐसे फटी है, पूरी बंदरगाह ही उड़ गई है सारी, लेबनान में। हाँ जी, पूरी वो क्या होता है, वहाँ पे यूरिया इकट्ठी की हुई थी उन्होंने, खाद बनाने वाली। ठीक है जी, ये दुनिया में मुकाबले होते हैं। एक इलाका जैसा दुबई की पोर्ट, अब पाकिस्तान की पोर्ट ग्वादर क्यों नहीं कैसे तरक्की की, एक तो जाहिर बात है इंडिया उसके पीछे लगा हुआ था कि इंडिया की पोर्टें चलेंगी नहीं अगर पाकिस्तान की चल गई तो। दूसरा, ईरान को बहुत नुकसान था क्योंकि पाकिस्तान की पोर्ट बहुत ज़बरदस्त पोर्ट है, ये डीप वाटर पोर्ट है, यानी जैसे ही खुश्की खत्म होती है बहुत गहरा समंदर है, एक होता है आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता है ऐसे, उसमें जहाज आगे तक नहीं आ सकते क्योंकि नीचे मिट्टी होती है, जहाज फंस जाता है बीच में। एक होता है पानी बहुत गहरा, सीधा ऐसे ज़मीन है एकदम नीचे, सीधी ज़मीन खत्म हो गई है, सारा गहरा पानी है, उसमें जितना मर्जी बड़ा जहाज एंड तक ले हैं तो सामान उतारने में बड़ी आसानी होती है। तो पाकिस्तान का दुनिया का वाहिद ऐसा जगह है जो डीप वाटर सी है, यानी सडनली पानी बहुत गहरा हो जाता है वहाँ पर, तो जहाज बिल्कुल आगे तक सतह तक आ सकता है इसमें, बाकी जगहों पर सहूलत नहीं है। फिर ये सेंटर है, ईस्ट से भी वेस्ट से भी, तो इस वजह से बड़ा फायदा है। तो उसके लिए फिर एक दुबई वालों ने सोचा कि अगर ये पोर्ट बन गई तो हमारे पास आगे कौन रुकेगा, और जो पैसे हम इतने सालों साल कमाते हैं, वहाँ लोग रुकते हैं, खाना खाते हैं, जहाज रुकते हैं, किराया देते हैं, लोग तिजारत करते हैं, मालों का लेन देन होती है, जहाज के दिन खड़ा रहता है, टैक्स आता है, उसका रेंट आता है, तो वो किधर से आएगा, तो वो तरक्की नहीं करनी। तो वो बैरूत को भी इसी अंदाज में तबाह किया गया ताकि बाकी बंदरगाहें जो चलती रहें वो न चले। पाकिस्तान ये चलेगी क्या? चलेगी, दौड़ेगी, मैं कहता हूँ ये अगले 2 साल बाद देखिए पाकिस्तान किधर से किधर खड़ा होता है। अच्छा जी, छोड़ो इस बहस को, पाकिस्तान की किस्मत में तरक्की है, ये हो ही नहीं सकता, कोई इसको रोक सकता है। बन गई क्या? हाँ बन गई, चलना स्टार्ट होगी, तो ट्रेन बननी है, यहाँ से यूरोप पूरी जाएगी सीधी। आप यहाँ से यूरोप जाते हैं तो आप बहुत बड़े वीज़े लेके जाते हैं, इधर हमें 25-30 हज़ार जेब में डालना है, जैसे हमें तुर्की और वो ग्रीस तक जाके यूरोप में घूम फिर के वापस आ जाना है 25-30 हज़ार में, जिस तरह हम कराची चले गए। तो ये बहुत सहूलतें पाकिस्तान में आने जा रही हैं, जाहिर बात है वो पाकिस्तान नहीं रह गया जो पहले वाला था, बहुत फ़र्क हो गया। ये अगले 3-4 साल आपको बताएंगे पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता है। ऐसे नहीं पाकिस्तान ने अमेरिका से कह दिया आंखों में आके डाल के भी नो मोर, इससे बाद अब नहीं तुम्हारी बात हम सुनते, भाग दो यहाँ से, बड़ी बिस्ती करके भगाया। अच्छा जी, तो वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, यूरिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो मैं बस वो इधर से निकल आया, धमाका खेज मवाद भी इसी से बनता है। उस पोर्ट पे वो बताना ही, वहाँ पे यूरिया इकट्ठा की हुई थी उन्होंने, किसी कंपनी ने अपनी यूरिया इकट्ठी की हुई थी पोर्ट पे,
ये बहाने से इकट्ठी करते हैं। अगर कोई धमाका भी करवाना तो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। उस यूरिया में ब्लास्ट उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी नेचुरली हो गया, यूरिया को आग लगी उससे ब्लास्ट। तो ये फर्टिलाइजर है, इसमें हाई नाइट्रोजन परसेंटेज होती है, ठीक है जी। दूसरी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की रिस्पॉन्स में ज़्यादा होती है, फसलों के लिए बहुत जो है वो यूजफुल है, फायदेमंद है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन एक्सप्लोसिव है, आग नहीं लगती ज़्यादा इसको। इसके अलावा स्टोर कर सकते हैं सेफली, पानी में हल होती है, हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होगा? ऐसा मटेरियल जो पानी में जाए, मट्टी में जाए और पानी जज़ब कर ले अपने अंदर, तो वो क्या करेगा, मट्टी के अंदर पानी ज़्यादा इकट्ठा कर सकेगा और वो पानी पौधा इस्तेमाल कर लेगा। तो मट्टी में ज़्यादा पानी इकट्ठा करने की सलाहियत, नमी इकट्ठी करने की सलाहियत ज़्यादा है इसमें। इसके अलावा एक्सप्लोसिव भी अब इससे बना सकते हैं, धमाका खेज जैसे मैंने बताया था। ऑटोमोबाइल सिस्टम में जो NOx रिड्यूस करने के लिए एग्जॉस्ट गैसेस में से इसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद 6 यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पाकिस्तान में। फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो केमिकल, फौजी फर्टिलाइजर, ये कंपनी है फर्टिलाइजर है। बिन कासिम, दाऊद, हरकुलिस कंपनी जो है, ये बड़ी कंपनी है। हाँ जी, अब उर्दू वालों के पढ़ लेते हैं ना जी। यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, इसकी नाइट्रोजन की मिकदार 46 है, ये 6% है। ये सफेद क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। ये अहम केमिकल की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा तकरीबन 90% फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। रॉ मटीरियल में अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बता दिया है। अमोनिया हार्बर प्रोसेस के जरिए तैयार किया जाता है। 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन इस्तेमाल की जाती है। 450 टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ गर्म आयरन कैटलिस्ट के ऊपर गुजारने से हासिल होती है। प्रोसेस क्विकली देख लेते हैं। माया अमोनिया में ज़्यादातर प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। अमोनियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यूरिया और पानी बाहर निकलता है। यूरिया की ग्रेनुलेशन कैसे करते हैं? इस मरहले में माया यूरिया की ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए खुश किया जाता है। जब टावर में बहुत ज़्यादा प्रेशर से ऊपर से माया यूरिया को स्प्रे किया जाता है और नीचे से गर्म हवा का करंट दाखिल किया जाता है तो ये खुश होकर ग्रेन्यूल्स में तब्दील हो जाता है और इसे मार्केट में बेचने के लिए स्टोर कर लिया जाता है। ये एक सफ़ेद क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी अहमियत मंदरजा झेल इस्तेमाल की वजह से है। यूरिया की पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। फर्टिलाइजर जानवरों की इजाफी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों में भी डालते हैं, यूरिया डाल देते हैं उनके उस चारे के ऊपर ताकि उनकी प्रोटीन ज़्यादा बने। 90% यूरिया फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें दूसरे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की निस्बत नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। यह जहरीला आतशगीर नहीं है, आसानी से स्टोर किया जा सकता है, पानी में ज़्यादा सॉल्युबल है, पानी को स्टोरेज करने की, पैकिंग करने की सहूलत भी ज़्यादा है। ये अहम कंपाउंड की तैयारी के लिए रॉ मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोसिव अशिया बनाने के लिए, धमाका खेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल सिस्टम में NOx पोल्यूटेंट कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में 6 यूनिट्स है। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एंग्रो केमिकल, फौजी फर्टिलाइजर, बिन कासिम, दाऊद, हरकुलिस कंपनी। फौजी फर्टिलाइजर सबसे बड़ा है जिसका शेयर 59% है। चलें जी।